नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एल्गार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे आज थंबनेल में देख रहे हैं, हम लोग जो जीएस वर्ल्ड का माइंड मैप आता है उसके माध्यम से साइंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर आज हम लोग देखें कि क्या पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद देन केमिस्ट्री होगी, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे इसमें बायो होगी। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे। इसको 3 क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लंबा ये पीडीएफ है। 150 पेज का पीडीएफ है और थोड़ा अच्छे से इसको कवर करना है, क्योंकि साइंस इससे ज़्यादा बाहर नहीं पढ़नी है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा इसको स्लो वे में पढ़ेंगे और काफ़ी चीज़ों को देखेंगे भी। अगर डिटेल में समझाने लायक होगा तो किसी चीज़ के बारे में डिटेल में भी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ से। तो चलिए, जो साइंस है उसको आज हम लोग शुरू करते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो मैं ये बता दूं कि चैनल पे जो माइंड मैप है इसके माध्यम से कई सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाया गया है। इसमें आपकी जो हिस्ट्री है उसको कंप्लीट करवा दिया गया है, तीनों हिस्ट्री कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर अब और हम लोग देखें इसमें तो जियोग्राफी का जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसमें पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, इसमें इकोनॉमी कंप्लीट हो गई है, इसमें इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है, इसमें कृषि कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो ये अन्य जो वीडियो है इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ करके वहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी जो अच्छी किताबें होती हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, या फिर ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, तो सबको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करवाया है। और लगातार चैनल पर टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें हम लोग ध्येय का टेस्ट देख रहे हैं। ध्येय का टेस्ट जो है वो 5वें फेज का 4 टेस्ट अभी तक हुआ है, तो इसको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट भी करवा दिया है। और अगर हम लोग देखें पीसीएस मंत्रा का, तो जो पीसीएस मंत्रा का टेस्ट है वो भी चल रहा है। इसमें भी लगभग 4 टेस्ट कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है पीसीएस मंत्रा के टेस्ट। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ये सब्जेक्ट वाइज होते हैं ना, तो इसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक एक सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से वहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया है, और उसके बाद उससे आपका एक तगड़ा रिवीजन भी होगा। तो टेस्ट सीरीज अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तब भी चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम भी चैनल पर चल रहा है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है ये, कंपाइलेशन वाला। कंपाइलेशन वाला मतलब इसमें 7,000 जो जीएस के क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने एक जगह कंपाइल किया है, सभी टेस्ट सीरीज मिला करके। जैसे इसमें ध्येय है, इसमें जीएस वर्ल्ड हो जाएगी, इसमें आपका पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज है, इसमें घटना चक्र है, और इसमें अगर देखें तो वाईसीटी है। बहुत सारी संस्थाओं की टेस्ट सीरीज मिला करके 7,000 मोस्ट जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने बनाया है। अगर आप लोग इसके बारे में चाहते हैं जानकारी लेना तो टेलीग्राम से जुड़ करके उसकी जानकारी ले सकते हैं, 7,000 क्वेश्चन वाली। ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा टेस्ट सीरीज का, और उस पर जो टेस्ट होते हैं वहीं पे टिक लगी हुई, जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर वहीं पर टिक लगा होगा और बगल में उसकी थोड़ी सी व्याख्या लिखी होगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर इसको लेना भी चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ करके जानकारी ले सकते हैं। मात्र ये अगर देखें तो 100 रुपये का है। ठीक है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ करके ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आज हम लोग इसमें साइंस में फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर उसके बाद लास्ट में बायो। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बायो देखा जाए, फिजिक्स देखा जाए, माफ कीजिए, यहाँ पे जो फिजिक्स है वो देखा जाए तो 27 पेज का फिजिक्स यहाँ पे बनाया गया है, तो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका यहाँ से देखा जाए तो भौतिक विज्ञान, ठीक, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा सा इसको हम मोटा कर लेते हैं ताकि साफ दिख जाए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे जो कंटेंट दिया होता है इसको तो आप लोग जानते ही हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें दी गई हैं, कुल 13 पॉइंट है मिसलेनियस मिला करके। तो पढ़ना हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स के बारे में जानकारी दी गई कि फिजिक्स जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसकी उत्पत्ति देखिए यहाँ पे 4 भाषा में दी गई है, 15वीं शताब्दी में हुई है, और यहाँ पे जो लास्ट फ्यूसियस है ये ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है। देख लेते हैं कैसे कैसे बना है। तो फिजिक्स जो अभी हम लोग नाम बोलते हैं ये आपका अंग्रेजी शब्द है। फिजिका जो होता है ये आपका लैटिन शब्द है, और यहाँ पे फ्यूजिका जो है ये ग्रीक शब्द है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और फ्यूसियस जो है कि ये भी ग्रीक शब्द है, लेकिन ये 15वीं शताब्दी में नहीं बताया गया था। बाकी यहाँ पे ये जो तीनों है 15वीं शताब्दी के पश्चात फिजिक्स के जो शब्द है इनका प्रयोग किया गया था। तो बाकी और जो चीज़ है इसको हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए
व्यापक अगर अर्थों में देखा जाए तो जो भौतिक फिजिक्स होता है, भौतिक फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान होता है, प्रकृति के सूक्ष्म और स्थूल, छोटे और बड़े सभी पक्षों से संबंधित होता है। यह प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति और उनके प्रभाव तथा घटित होने के कारण समझने हेतु व्यवस्थित और समग्र सिद्धांतों का निरूपण करता है। एक तरीके से फिजिक्स मतलब सिद्धांत को मान लीजिए। जो यहाँ पे भौतिक फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें द्रव्य जो मैटर है वो तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिक प्रकृति जगत का मूल विज्ञान है। क्या है? तो भौतिक विज्ञान जो है प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की जो अन्य शाखाओं का विकास होता है वो भौतिक के ज्ञान पर ही बहुत हद तक ज़्यादातर निर्भर रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे फिजिक्स के जनक के बारे में दिया गया तो गैलीलियो गैलीलेई है। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेंगे काम हो जाएगा। अगर भौतिक विज्ञान के जनक की बात की जाए तो इसमें गैलीलियो के साथ साथ न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन ये लोग भी नाम आ जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे गैलीलियो को ध्यान रखिएगा। जो भौतिक विज्ञान है उसका दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो परंपरागत जो फिजिक्स चली आ रही है, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स, और जो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो जो पहले से फिजिक्स चली आ रही है उसमें आपका तो यांत्रिकी हो जाएगी, यहाँ पे ऑप्टिक्स हो जाएगा यानी कि प्रकाशिकी हो जाएगी, ध्वनि विज्ञान हो जाएगा, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी हो जाएगी यानी हीट और थर्मोडायनामिक्स हो जाएगी, और यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा यानी कि विद्युत चुंबकत्व हो जाएगा। ये जो फिजिक्स है 5 यहाँ पे जो दी गई है ये आपका क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आ जाती है। और यहाँ पे जो आधुनिक है मॉडर्न हिस्ट्री फिजिक्स है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें इसमें क्या क्या आता है तो एटॉमिक फिजिक्स आता है, न्यूक्लियर आता है, क्वांटम आता है, और यहाँ पे ब्रह्मांड विज्ञान, और यहाँ पे अंतरिक्ष अन्वेषण। ठीक है, कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन ये इसके अंतर्गत आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है, मेजरमेंट के बारे में यहाँ पे दिया गया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र के संबंधित विभिन्न जो भौतिक राशियां हैं जैसे लंबाई हो गई, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, टाइम हो गया, द्रव्यमान हो गया इत्यादि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये क्या करता है? संख्यात्मक मान प्रदर्शित करता है और इसी को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए जो सब्जी वगैरह होती है इसका जो वजन होता है वो किलोग्राम में होता है। ठीक है, यहाँ पे भार को मीटर में दर्शाया गया है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, मीटर नहीं है। आगे थोड़ी कुछ भौतिक राशियों के बारे में जानकारी दी गई है तो इसको देख लेते हैं। देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं तो भौतिक राशियां पदार्थ के वे गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जिनका मापन किया जा सकता है। ठीक है, जिसका मापन किया जा सकता है ये आपका फिजिकल क्या होते हैं तो प्रॉपर्टीज होती हैं, तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? तो संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बस ये आवश्यक नहीं है। वैसे आगे जो मेन फिजिक्स आएगी उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक चीज़ होती है उसके बारे में जानकारी दी गई है तो पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, बाकी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा क्वेश्चन आते हैं तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाप जो आपका मैग्नीट्यूड होता है उसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जिसमें दिशा नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि केवल आगे बढ़ता है और वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये नहीं पता है, यानी मतलब बस याद कराने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इसको अदिश राशियाँ कहते हैं, इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे डिस्टेंस, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे दूरी किधर भी हो सकती है, चाल मतलब आदमी किधर भी जा सकता है, ये सब निश्चित नहीं होता, डायरेक्शन वाले नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब डायरेक्शन वाले नहीं होंगे तो ये सब स्केलर क्वांटिटीज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब सदिश राशियों में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाप के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो फोर्स में क्या होता है तो दिशा होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विस्थापन में भी दिशा होती है, जो वेग होता है, संवेग होता है, त्वरण होता है, इन सभी में दिशाएं होती है। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता सभी में दिशाएं होती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें परिमाप भी होता है तो ये क्या हो जाएगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगी। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियों का अगर हम लोग वर्गीकरण देखें इसको किस प्रकार से बांटा गया है तो इसको दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। दिशा एवं परिमाण के आधार पर अदिश राशि और सदिश राशि, ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, और यहाँ पे मापन यानी कि मात्रक के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे मूल राशियाँ हो जाएंगी, व्युत्पन्न राशियाँ हो जाएंगी और पूरक राशियाँ हो जाएंगी। ठीक है,
मेजरमेंट मेथड के बारे में अगर हम लोग बात करें किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है, तो सीजीएस में किया जाता है, सभी लोग जानते होंगे। एफपीएस में किया जाता है। एमकेएस, इसके बारे में तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। और यहाँ पे एक लास्ट है आपका एसआई। एसआई जो यूनिट है, इसको भी सभी लोग जानते हैं। आइए यहाँ पे जो कुछ मूल राशियाँ दी गई हैं, इसके नाम दिए गए हैं, उसके यहाँ पे सिंबल दिए गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। लेंथ यहाँ पे मीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान जो है कि किलोग्राम में। टाइम जो है सेकंड में। जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको एम्पियर में मापा जाता है। सिंबल ए है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो केल्विन में। पदार्थ की जो मात्रा है वो मोल में मापी जाती है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ज्योति तीव्रता जो है कैंडला में मापा जाता है, ठीक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है कि किस में मापा जाता है, कैंडला में मापा जाता है। सीडी इसका सिंबल है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पूरक मात्रक तथा संवेदक। सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड सिंबल्स, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पूरक राशियाँ, पूरक मात्रक और संकेत। यहाँ पे समतल कोण जो होता है, समतल कोण मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका किस में मापा जाता है, तो मतलब इसके पूरक मात्रक है कौन, तो रेडियन। और सिंबल तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। घन कोण इसको देखा जाए तो स्टेरेडियन जो है इसका पूरक मात्रक होता है, ठीक। द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक के बारे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कौन कौन से थे, तो एक परमाणु द्रव्यमान में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। एक परमाणु द्रव्यमान में। एक माइक्रोग्राम में कितना है, तो 10⁻⁻9 किग्रा होता है। और एक मिलीग्राम में तो 10⁻⁻6 किग्रा, या फिर इसको कर सकते 10⁻³ ग्राम, ठीक है। एक ग्राम में 10⁻³ किग्रा। एक क्विंटल में 10 स्क्वायर किलोग्राम। एक मीट्रिक टन में 10 क्यूब किग्रा। और एक पाउंड में यहाँ पे 0.453 किग्रा होता है। और चंद्रशेखर सीमा के बारे में थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो चंद्रशेखर लिमिट है 1.4 इंटू 10 पावर, माफ कीजिए 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान 2.8 होता है, इंटू 10⁻² 23 किलोग्राम, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये आप लोग इसको इसी प्रकार से रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर ही होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, लंबाई के प्रयोगात्मक जो मात्रक दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। पार्टिकल ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो एक फर्मी में 10⁻15 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, तो 10⁻10 जो है कि मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर में क्या होता है, 10⁻6 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 10⁻2 मीटर। 1 किलोग्राम, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, 10⁻3 मीटर, ठीक है। 1 मील, एक मील में कितना होता है, तो 1760 गज होता है। और इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका जो मील होता है ना, ये आपका समुद्र और जो है कि स्थल पे दोनों अलग अलग थोड़ा सा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। 1 टेरामीटर, लेकिन ये स्थल वाला दिया गया, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 टेरामीटर जो होता है 10⁻12 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष, एक जो है कि लाइट ईयर कितना होता है, इसको थोड़ा सा पूछा गया, ध्यान रखेंगे। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 10 पॉइंट माफ कीजिए 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर इसको तो कह सकते हैं 10⁻16 मीटर। तो 10⁻16 मीटर दिया गया है, इसी को याद कर लीजिएगा, ठीक। 1 यहाँ पे खगोलीय जो मात्रक होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1 पारसेक कितना होता है, तो 10 माफ कीजिए 3.26 लाइट ईयर, या फिर 3.083 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। 1 पारसेक वाला भी ध्यान रख लीजिएगा, ये भी पूछ लेता है। और आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं 10 का घात, पूर्व प्रत्यय यहाँ पे प्रीफिक्स और यहाँ पे सिंबल्स दे रखा है। फिर 10 का पावर दे रखा है और यहाँ पे प्रीफिक्स और सिंबल दे रखा है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। 10⁻18 अगर होता है तो एक्सा दे आ रहा है, ये इसका सिंबल ई होता है। पेटा 10⁻15 होता है। टेरा 10⁻12 होता है। गीगा 10⁻9 होता है। मेगा 10⁻6 होता है। किलोग्राम मतलब कि 10 स्क्वायर रहेगा तो ये किलोग्राम रहेगा, माफ कीजिए क्यूब रहेगा तो किलोग्राम रहेगा, स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे हेक्टोमीटर में आ जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो 10⁻1 अगर रहेगा तो डेका आ जाएगा। ये सारी चीज़ें पूछी तो नहीं गई हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पे जो यूनिट होती है किसी
वैल्यू के आ जाने के बाद वहाँ पे लगाई जाती है, तो यही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। वैसे कोई बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था। आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, प्रकाश वर्ष होता क्या है, क्योंकि प्रकाश वर्ष की दूरी वहाँ पे दी गई थी और मैंने बताया था क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो प्रकाश वर्ष मुख्य रूप से होता क्या है, तो प्रकाश वर्ष प्रकाश के द्वारा निर्यात में, ठीक है, किसमें, तो निर्वात में, जो आपका वैक्यूम होता है उसमें एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे दी गई है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 इंटू 10 पावर 15 मीटर, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर देखी जाए यहाँ पे, तो जो है कि 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर होती है, ठीक है। पार्शिक में यहाँ पे दिया गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यह भी दूरी मापने की एक इकाई है। लाइट ये तो थी, और पार्शिक भी है दूरी मापने की इकाई, और इसमें मापी जाती है 1 पार्शिक इज इक्वल टू क्या होता है, तो 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक है, यानी कि ये उससे भी बड़ी यूनिट है। अब 3 प्रकाश वर्ष और वहाँ पे 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 1 प्रकाश वर्ष के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक, 1 प्रकाश वर्ष, और यहाँ पे जो पार्शिक होता है वो उससे भी बड़ी यूनिट है, स्पीड की यूनिट है, ठीक है, माफ कीजिए डिस्टेंस की यूनिट है, लेकिन ये उससे भी बड़ी यूनिट है, किससे, तो लाइट ईयर से भी। आगे बढ़ते हैं, समय के महत्वपूर्ण जो मात्रक दिए गए हैं उसके बारे में देखें तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। यहाँ पे अगर नहीं भी पता होगा तो नहीं सब पता है यहाँ पे। और आगे देख लेते हैं, सौर मास जो आपका सोलर मंथ होता है 30 या 31 दिन का होता है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक साल में यहाँ पे 13 चंद्रमास होते हैं तथा एक दिन होता है। और लीप ईयर तो 366 दिन, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 365+1, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण मानक उपकरण के बारे में जानकारी दी गई, इंपॉर्टेंट मेजरमेंट, और यहाँ पे इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर ये उड़ते हुए विमान की क्या माप देता है, तो ऊंचाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अमीटर जो होता है, एमीटर से आपका विद्युत धारा मापी जाती है, ऑडियोमीटर से आपका यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, एरोमीटर से क्या होता है, तो वायु और गैस का जो भार है उसका घनत्व मापा जाता है, इसको ध्यान रख लेंगे, ठीक है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायु की गति और यहाँ पे शक्ति मापने का यंत्र होता है। और एक्सीलरोमीटर जो होता है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापता है, ठीक है। बैरोमीटर से सभी लोग जानते हैं वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण, और यहाँ पे कैलोरीमीटर से तो ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो कि कुछ इंपॉर्टेंट होगा, फैदोमीटर पूछा गया है, समुद्र की नदी की गहराई वगैरह मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। और हाँ, क्रोनोमीटर से मापा जाता है, पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। डाय डायनेमोमीटर से तो इंजन के द्वारा उत्पन्न की गई जो आपकी शक्ति है उसको मापते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन मीटर जो होता है इसमें विभवांतर को मापते हैं, ठीक है, करंट से संबंधित है। रेडियो माइक्रोमीटर जो होता है इससे आपका ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। रेन गेज ध्यान रखिएगा, वर्षा की मात्रा ज्ञात की जाती है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, तो और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख ले रहे हैं क्योंकि दिया तो बहुत ज़्यादा है इसमें, एक एक बैठ के पढ़ेंगे नहीं ना, ठीक है। तो रेडार, हाँ, यहाँ पे दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ, टैकोमीटर के बारे में पूछा गया है, तो किसी वस्तु का चक्रण की गति को मापता है ये, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मोशन एंड फोर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है, गति और बल के बारे में, ठीक। गति तथा विराम, मोशन एंड रेस्ट, ठीक। इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे प्रत्येक वस्तु या तो विराम अवस्था में होगी जिसको एट रेस्ट बोला जाता है, या तो गतिज अवस्था में होगी जिसको इन मोशन बोला जाता है, ठीक है। विराम या मोशन में होगी, विराम एवं गति दोनों के समय की जो स्थिति होती है इसको टाइम एवं यहाँ पे पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर के सापेक्ष होती है, ठीक। यदि समय तथा जो प्रेक्षक होती है उसकी स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन न हो तो उस वस्तु का जो है कि विराम अवस्था में बोला जाएगा। विराम अवस्था मतलब कि रेस्ट में होगी, एट रेस्ट पे। तो विराम अवस्था के उदाहरण में अगर देखें तो जमीन पर लगे हुए पेड़ पौधे, मेज पर रखी हुई पुस्तक, ये सारी चीज़ें क्या है, तो जैसे कि ट्रेन में कोई ट्रेन चल रही है, कोई आदमी वहाँ पे बैठा है तो वो भी एट रेस्ट में होगा, ठीक है, विरामावस्था में होगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
ये आपका विरामावस्था के बारे में दिया है। गति के प्रकार दिए हैं, टाइप ऑफ मोशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ये होती क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, मोशन, गति के प्रकार। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन के बारे में देखें, यानी कि बीमी आधार के बारे में देखें, तो ये 3 प्रकार के होता है। 1D होता है, 2D होता है और 3D होता है, ठीक है। डायमेंशन के आधार पर हो गया। पथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ जो है, ये आपका स्थानांतरीय गति, ठीक है। किस प्रकार का यहाँ पे देखा जाए तो वो गति कर रहा है। स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, या फिर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, घूर्णन आ जाएगा, दोलन आ जाएगा, जो आपकी जो घड़ी देखे होंगे वो पेंडुलम होती है वो, या फिर यहाँ पे परफेक्ट गति, ये सब आपके किसके हैं, तो पथ के आधार पर, मतलब किस प्रकार से ये गति कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। और यहाँ पे बीमी गति के बारे में, मतलब डायमेंशन के आधार पर देखें 1D 2D 3D होता है। और यहाँ पे देख लेते हैं दोहराव के आधार पर, ऑन द बेसिस आप यहाँ पे रिपैटर्न के अनुसार देखें तो आवर्त गति, यहाँ पे सरल आवर्त गति, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान बस एक बार देख लीजिएगा, वो वैसे बहुत ज़्यादा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण संकल्पना में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये किसके बारे में जानकारी दिया गया, तो दूरी यानी कि डिस्टेंस के बारे में दिया गया। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो डिस्टेंस होता है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। माफ़ कीजिए, जो डिस्टेंस होता है, ये देखा जाए डिस्टेंस के बारे में, तो किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्गों की लंबाई को दूरी कहते हैं, और ये एक अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये देखा जाए तो ये सदैव हमेशा पॉजिटिव होती है। बस कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटीज है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर यहाँ पे थोड़े से देखा जाए कि ये क्या होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। इसकी एसआई जो यूनिट होती है उसको मीटर में मापा जाता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। स्पीड जो होती है ये क्या है, तो स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। वेलोसिटी जो 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 होती है, इसको देखें अगर, तो किसी जो वेलोसिटी होती है इसमें 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं। इसको मापा जाता है प्रति सेकंड, ठीक है। जो इसकी डायरेक्शन होती है वो प्रति सेकंड में मापी जाती है, मतलब कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है, मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण को देखें अगर हम लोग, तो ये क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के यहाँ पे देखा जाए तो जो वेग होता है उसमें अगर परिवर्तन आ रहा है उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो खुद एक्सीलरेशन के बारे में, मतलब कि किसके बारे में, तो वेग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और वेग में थोड़ा परिवर्तन होता है तो एक्सीलरेशन यहाँ पे आता है और उसको त्वरण कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। त्वरण ऋणात्मक होती है, ठीक, क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, जिसे मंदन कहते हैं। ये क्या कहते हैं, तो धीमापन कहते हैं, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। न्यूटन का जो गति का नियम है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 3 नियम है, सभी लोग जानते होंगे, हर एग्जाम में थोड़ा थोड़ा अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो बन सकता है। भौतिक के जो पिता है वो न्यूटन को बोला जाता है, और यहाँ पे 1687 ईस्वी में अपनी पहली पुस्तक जिसका नाम है आपका प्रिंसिपिया, इसको ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इसमें गति के नियम को प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। किसके, तो गति के नियम को प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन का प्रथम गति का जो नियम होता है इसको हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार सभी वस्तुएं अपनी यथास्थिति में बनाए, कहने का मतलब ये है कि कोई, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था ना, कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, ठीक है। तो वही ये यहाँ पे बताया गया है कि सभी वस्तुएं अपनी यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती हैं, अर्थात अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात अगर इसका अगर हम लोग देखें, जब तक वस्तुओं पर पर्याप्त बल न लगाया जाए तब तक देखा जाए तो गतिमान वस्तु गति की अवस्था में, तथा यहाँ पे स्थिर वस्तु विरामावस्था में ही रहती है, ठीक है। इस प्रकार अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मेन है, इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो वस्तुएं अपनी स्थिति को लेकर जड़ता प्रदर्शित करती हैं, इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक। रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में, या फिर मोशन में है तो मोशन में कोई वस्तु, ठीक है। दैनिक जीवन में यहाँ पे देखा जाए तो इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, बस के अचानक चलने से यहाँ पे उसमें कोई यात्री अगर खड़ा होता है तो वो पीछे गिर जाता है, तो वो रेस्ट में था, अचानक मोशन में आया तो जो है कि जो इसका फोर्स लगा वो
जो बस का है वो आगे को, और जो व्यक्ति उसमें खड़ा है या बैठा है उसको पीछे का फोर्स लगता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसमें जो फल है वो टूट के गिर जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ये दो चीज़ें हो गई। एग्जाम्पल में दोनों चीज़ें अगर चाहे तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, लॉ ऑफ इनर्शिया में आप जोड़ सकते हैं। सेकंड यहाँ पे देखा जाए तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो न्यूटन के बारे में यहाँ पे और जो दूसरा लॉ है उसके बारे में बताया गया है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस आरोपित बल के समानुपातिक होती है तथा इस दर की जो दिशा है पिंड के आरोपित बल के अनुदेशित होती है। मतलब आगे कोई व्यक्ति वही सेम चीज़ है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। ठीक है, वाहन में यात्री जो है खड़े होते हैं झटके से बचने के लिए, यहाँ पे शॉक ऑब्जर्वर लगाए वगैरह जाते हैं। तो वही सेम चीज़ है। ठीक है, जो पहला लॉ था उसी को आगे थोड़ा बढ़ा दिया गया है कि जो है कि कोई अगर व्यक्ति क्रिकेट बॉल से मान लीजिए कैच पकड़ रहा है तो वो अपने हाथों को पीछे खींचता है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो है कि दर की दिशा पिंड पर आरोपित बल को अनुदेशित करती है, वो दिशाहीन इसको बनाती है। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे। अब यहाँ पे जो थर्ड लॉ दिया गया है इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है यहाँ पे जड़त्व का नियम जो है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु जितना बल आरोपित करती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसको हम लोग कहते हैं आरोपित करना। ठीक है, न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार अगर देखें तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आता है, एक्शन रिएक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तृतीय गति के जो नियम है इसके एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे कि बंदूक से जो गोली छोड़ते समय बंदूक जो व्यक्ति पकड़ा होता है वो व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है, और चप्पू चलाने पर नाव जब आगे बढ़ती है तो व्यक्ति उसको पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, रॉकेट एवं वायुयान यानी कि रॉकेट अगर लॉन्च किया जाता है तो जो थ्रस्ट होता है उस पर फोर्स नीचे की ओर लगता है, तब जाके जो रॉकेट होता है वो ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो ये सब थर्ड लॉ के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं दूरी तथा यहाँ पे विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो जो डिस्टेंस होता है उसको यहाँ दिया गया है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिए। जो डिस्टेंस होता है वो सदैव धनात्मक होता है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखा जाए तो प्लस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, दूरी केवल परिणाम को व्यक्त करती है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखा जाए तो विस्थापन परिणाम तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। जो डिस्टेंस होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो डिस्टेंस होता है इसका मान शून्य नहीं होता है, इसकी जो वैल्यू है जीरो नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे वेलोसिटी है, इसको देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्पीड कहते हैं। और वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको उस वस्तु का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वेलोसिटी कहते हैं। चाल में अगर देखा जाए जो स्पीड है इसमें अगर देखा जाए तो चाल में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगी। ठीक है, किसी वस्तु का चाल उस वस्तु के परिणाम के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। जो आपका स्पीड होता है वस्तु के परिणाम के बराबर या उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो किसी वस्तु के वेग का परिणाम उस वस्तु की चाल से अधिक कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगर पे यदि कोई व्यक्ति विभिन्न दूरियां तय करने के पश्चात उन्हें अपने प्रारंभिक अवस्था पर आ जाए तो उस वस्तु का जो है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसने कोई दूरी तय ही नहीं की। लेकिन यहाँ पे और चीज़ें देखी जाए, जो डिस्टेंस होता है उसको अगर मापें तो वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कि डिस्टेंस हो जाएगी, और ये फिर से यहीं आ गया व्यक्ति तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फोर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया, इसको देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है, तो बल वह बाह्य कारक होता है जिसे किसी वस्तु की अवस्था यानी कि स्टेट, स्थिति, पोजीशन, आकार यानी साइज, या फिर आकृति यानी शेप में परिवर्तन करता है, ये आपका फोर्स होता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो ये आपका फोर्स होता है। ठीक है, जो फोर्स होता है उसके विभिन्न रूप उनके एग्जाम्पल सहित यहाँ पे दिए गए, जैसे पुश करना, ठीक है, यानी धक्का देकर दरवाजा खोलना, और यहाँ पे पुल करना, खींच करके रिक्शा चालक, या फिर ये सारी चीज़ें मतलब कि रिक्शा खींचना। और यहाँ पे देखा जाए तो
कंप्रेशन में देखते हैं संपीड़न में तो गैसों का संपीड़ित करके उन्हें सिलेंडर में भरा जाना। टेंशन अगर देखते हैं तनाव होता है तो रबर के दोनों सिरों को खींचना। वायु प्रतिरोध जो एयर रिस्ट्रिक्शन होता है इसको देखते हैं तो ये आपका गतिशील वाहन पर उसकी गति की दिशा के विपरीत वायु द्वारा आरोपित बल होता है। और यहाँ पे फ्रिक्शन जो होता है वो वाहनों एवं व्यक्तियों का सड़क पर चलना क्या होता है तो फ्रिक्शन। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बल के जो है प्रकार दिए गए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस दिया गया है। तो देखिए बल कितने प्रकार के होते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब कि संपर्क बल जो होता है वो आपका अप्लाइड फोर्स होता है। और क्या होता है तो फ्रिक्शन फोर्स होता है। और क्या होता है ये आपका स्प्रिंग फोर्स होता है। ठीक है, और इसमें दो और अन्य है, आपका नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जो होते हैं, जो बिना संपर्क में आए हुए फोर्स लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, और चुंबक वाला ठीक है मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। ये बिना कॉन्ट्रैक्ट में आए ही फोर्स लगाते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि स्पर्श करने के बाद फोर्स लगाते हैं। ठीक है, घर्षण बल अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो किसी सतह के द्वारा आरोपित जो बल होता है, मान लीजिए कोई चीज़ें अगर हम लोग देखें तो कहीं पे किसी सतह के द्वारा आरोपित जो बल होता है उस सतह पर गतिमान वस्तु अथवा व्यक्ति की गति का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण बल कहलाता है। तो जो फ्रिक्शन होता है, अगर देखा जाए कि कोई चीज़ अगर आप ज़मीन से खींच करके लेके जाते हैं तो वो उसको अपोज करता है, माने कि रोकता है। ठीक है, जब रोकेगा तो वो जो फोर्स लगेगा उस पर वही फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, यानी कि घर्षण बल होता है, इसको ध्यान रखेंगे। गतिमान कार पर सड़क के द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, क्या हो जाएगा तो फ्रिक्शन हो जाएगा। घर्षण के अगर हम लोग उपयोग देखें, जो फ्रिक्शन होता है उसका एग्जाम्पल देखें तो सड़क पर आवश्यक घर्षण न होने पर गाड़ियों के पहिए फिसलने लगते हैं। घर्षण अगर नहीं होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है तो मशीनें कार्य नहीं करती। घर्षण की उपस्थिति के कारण ही यहाँ पे देखा जाए तो ब्लैक बोर्ड, कागज पर लिखना इत्यादि संभव चीजें हो पाती है। ठीक है, अब और देख लेते हैं टेंशन। ये क्या होता है भैया, टेंशन वो वाला नहीं है, ये टेंशन फोर्स वाला है। इसके बारे में बात करें तो तार, रस्सी, केबल, धागा इत्यादि जो दोनों के विपरीत सिरों को खींचने पर उसमें जो फोर्स लगता है ना वही टेंशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हर जगह अप्लाई होता है। इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे अगर आप लोग तो थोड़ा सही रहेगा। ये जो चीज़ें होती हैं, जो तनाव लगता है ना, तनाव बल, यही टेंशन होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल दिया है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है। इसको देखें अगर हम लोग तो यह एक आकर्षक बल होता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो द्रव्यमान युक्त सभी पिंडों के मध्य कार्य करता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौर मंडल के सभी ग्रह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे देखा जाए तो उस पर पृथ्वी के ऊपर उछाली गई जो गेंद वगैरह होती है, सारी चीज़ें ये एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सारी चीज़ें संभव हो पाती है। ठीक है, और यहाँ पे चुंबकीय जो बल होता है, मैग्नेटिक जो फोर्स होता है उसके बारे में बताया गया है। तो विद्युत आवेशित कण यानी कि जो पिंड होते हैं उसके मध्य कार्यरत आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन अथवा प्रतिकर्षण रिपल्सन बल चुंबकीय बल कहलाता है। समान आवेश वाले यहाँ पे कण होते हैं, समान आवेश वाले जो कण होते हैं उसके दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेग वाले जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वही अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला फोर्स लग रहा है, उसी के बारे में बात हो रही है। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो दो चुंबक के समान सिरों का एक दूसरे से दूर हटना तो एवं विपरीत सिरों के एक दूसरे के पास आना। जैसे कि आप लोग मैग्नेट देखे होंगे, उसमें एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है। कितना भी छोटा मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों हो मतलब कि होता है। ठीक है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ये मैग्नेट है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल। एक और मैग्नेट है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया। तो अगर इसको पास मिलाएंगे तो रिपल्सन करेगा, और वही सेम इसको थोड़ा सा अगर हम लोग इस तरीके से पलट दें, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, तो ये आपका अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये आपका अट्रैक्शन होगा। बस यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है। और आगे बढ़ते हैं, सेंट्रीपेटल जो फोर्स होता है उसके बारे में अगर बात करें तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो लगता कैसे है। जो वृत्तीय पथ पर कोई गतिशील पिंड, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि एक धागे में रस्सी, मतलब कि एक धागे में कुछ जो है कि चीज़ें बांध करके यहाँ पे, हाँ, एक मान लीजिए कि ये आपका कोई वस्तु है और यहाँ पे इसको आप हाथ से पकड़ें और धागा है ये, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे देखा जाए, अगर आप लोग इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये जो फोर्स लगता है ना, धागा वाला, क्योंकि ये हमेशा आगे की ओर जब बढ़ता है तो बाहर भागने की कोशिश करता है, तो ये जो फोर्स लगता है यही आपका सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको रोके हुए है, सेंटर से बांधे हुए रोके हुए, तो सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगा। यही चीज़ इसमें बताई गई, ठीक है। इसके बल के अभाव में अगर देखा जाए तो वृत्तीय गति संभव नहीं हो पाती, यानी कि जो वृत्त की गति होती है वो संभव नहीं हो पाती, और वृत्तीय पथ पर गतिशील जो पिंड होता है एक अभिकेंद्रित त्वरण, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर उत्पन्न करता है, जिसकी दिशा की ओर देखा जाए, मतलब केंद्र की ओर इसकी दिशा होती है, जो फोर्स लगता है वो हमेशा केंद्र की ओर लगता है, वही चीज़ इसमें बताई गई है। अभी केंद्रीय बल के यहाँ पे एग्जांपल अगर देखा जाए तो ग्रह जो होते हैं पिंडों की परिक्रमा गति में देखा जाए तो जैसे ग्रह के द्वारा इसका परिक्रमा करते हैं, अभी केंद्रीय बल ही इसका प्रभावी होता है। किसी डोरी से एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांध करके वृत्तीय गति घुमाने पर डोरी के अंदर की जो एक तनाव लगती है वही क्या होती है, आपका सेंट्रीपेटल फोर्स होती है, वही जो बताया था। कार्य बस के द्वारा यहाँ पे वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो टायर और सड़कों की सतह के उत्पन्न स्थिर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात की गई, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। वही जो अंदर की ओर लगता है और जो पिन वस्तु होती है ना ये बाहर की ओर फोर्स करती है, ठीक है, ये तो ये सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। इसको यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा सा देख भी लेते हैं। देखिए, वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की जो प्रक्रिया होती है उसके विपरीत दिशा में बल केंद्र के बाहर की ओर कार्यरत होता है। ये एक प्रकार का आभासी बल होता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये पूछ लेता है भैया इसका जो एग्जाम्पल होता है ना, इसको आप लोग किसी भी प्रकार से याद करिए, क्योंकि ये पूछ लेता है। जो वॉशिंग मशीन होती है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करती है। दूध से मक्खन निकाला जाता है जो मशीन से, ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कार्य करती है। और अपकेंद्रीय बल देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल जो दोनों है यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है। और आगे बढ़ते हैं, लीवर के बारे में बात करते हैं। ये उत्तोलक है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उत्तोलक वस्तुतः देखा जाए तो सरल मशीन होती है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तोलक एक सीधी अथवा तिरछी छड़ से लेकर के अपेक्षाकृत जो जटिल संरचनाएं होती हैं उसके वाले उपकरण तक हो सकते हैं। एक उत्तोलक देखा जाए तो मुख्यतः तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? उत्तोलक के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। तो आलम्ब, ठीक है, और यहाँ पे प्रयास, कोशिश, इफोर्ट, और यहाँ पे देखा जाए तो लोड यानी कि भार होता है। ये तीन जो चीज़ें हैं, इसको आप लोग चाहें तो एग्जाम मतलब कि जो इसके मुख्य तीन भाग होते हैं इसको याद कर सकते हैं, वैसे कोई बहुत आवश्यक नहीं है। उत्तोलक के टाइप ऑफ, यहाँ पे लीवर के बारे में जानकारी दी गई, कैसे कैसे ये होते हैं। तो उत्तोलक में आभास, भार अथवा आलम्ब की पारस्परिक विभिन्न स्थितियों के अनुसार उत्तोलक को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, प्रथम, सेकंड और यहाँ पे थर्ड, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखा है तीन आपके क्लासेस के दिखाए गए हैं कौन कौन से, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो सरसी होती है, सरसी, यहाँ पे देखा जाए तो इसको आपस में दाबा जाता है तो ये दूर हो जाती है, ठीक है, ठीक। इसको माफ कीजिए, यहाँ पे जब आपस में इसको यहाँ पे आपस में किया जाता है तो यहाँ पे ये एक दूसरे की ओर मतलब कि किसी वस्तु को दबा देती हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे अगली यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। सेकंड क्लास है, इसका यहाँ पे इमेज में दिया गया ना, इसको आप लोग देख के आराम से समझ सकते हैं। इसको मैंने बता दिया, बाकी आप लोग देखना चाहे तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये वर्कआउट करता हुआ जो व्यक्ति है ये ऊपर की ओर उठा रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आउटपुट फोर्स लग रहा है, और लेकिन यहाँ पे जो एल्बो है यहाँ पे इनपुट फोर्स लग रहा है, ठीक है। वही चीज़ इसमें बताई गई है। और आगे बढ़ते हैं, वर्क के बारे में देख लेते हैं, कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे देखा है, देखिए, कार्य वह भौतिक क्रिया है, भौतिक क्रिया पिंड पर बल लगाकर उसके मूल स्थान से विस्थापन किया जाता है। उस प्रकार के कार्य को लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं, पिंड पर आरोपित बल लगाना, ठीक है, पिंड का विस्थापन करना, ठीक। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्प्लेसमेंट द ऑब्जेक्ट, ठीक। पिंड का विस्थापन करना या फिर पिंड को ऊपर या नीचे करना, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। जो फोर्स होता है इसकी यहाँ पे इसका फार्मूला दिया गया है, माफ कीजिए, वर्क जो होता है उसका फार्मूला दिया गया है, फोर्स इंटू बल की दिशा से एक निश्चित कोण पर विस्थापन, यानी कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे शायद ये चीज़ें समझ में ना आए, इसको अगर आप लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, कार्य दिया गया है, ऊर्जा के वैकल्पिक मात्रक में दिए गए। एक अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल होता है। इसको थोड़ा सा आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे ये लगभग किलोवाट घंटा यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 Nm होता है। ये याद कर लीजिएगा, ये किलोवाट वाला थोड़ा सा ये काम आ सकता है।
और 1 वाट वाला तो यहाँ पे 3.6 मेगा जूल होता है, ये तो सभी को याद ही होगा। कैलोरी वाला याद कर लीजिएगा, 4.18 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है कितना होता है, तो ये भैया याद कर लीजिएगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होता है, ठीक है। एनर्जी के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, तो किसी वस्तु, मशीन, मनुष्य अथवा किसी अन्य जीव के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं, ठीक। एनर्जी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कार्य के समान ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। एक यहाँ पे देखा जाए तो स्केलर क्वांटिटीज है, और यहाँ पे मात्रक जूल होता है। हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितने प्रकार की होती है, तो गतिज एनर्जी होती है और यहाँ पे स्थितिज एनर्जी होती है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे जो गतिज एनर्जी होती है यानी काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे स्थितिज यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो किसी वस्तु में, यहाँ पे देख रहे हैं, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो मास होता है, द्रव्यमान किसी वस्तु यानी जो वेलोसिटी होती है उसे चल रही हो तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कहती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में सीधे, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की जो ऊर्जा होती है वो घड़ी की चाबी से संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या फिर कमीज की ऊर्जा, माफ माफ कीजिए, कमानी की ऊर्जा जो छाता में लगी होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका फार्मूला होता है mgh, ठीक है। इसको ध्यान रख सकते हैं आप लोग। इसके बारे में अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो देख लेते हैं। किसी वस्तु में विशेष अवस्था जो स्टेज होती है या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है वो आ जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बना करके पानी इकट्ठा किया गया है, घड़ी में चाबी भर देते हैं तो घड़ी हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तनी हुई स्प्रिंग, जैसे छाता खोल देते हैं तो वो हमेशा जो उसकी स्प्रिंग होती है वो हमेशा टाइट होती है। वही सारी चीज़ें आप क्या हो जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जिस तरीके से उसको रख दिया जाए वो उसी तरीके से रहेगी और अपना वर्क करती रहेगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और चीज़ें, अन्य चीज़ें दी गई हैं, उसको देख लेते हैं। जो स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा में अंतर क्या होता है यहाँ पे बताया गया है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा है, ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को क्रियाशील है, ठीक है। यानी कि इसका प्रयोग किया जा सकता है। और यहाँ पे देखा जाए तो ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पे देखा जाए जो गतिज ऊर्जा होती है इसमें वेग में परिवर्तन होने पर ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। ऊंचाई पर विरामावस्था में स्थित पिंड में केवल यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, जो आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो गतिज ऊर्जा होती है इसमें ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंडों में स्थितिज तथा गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। यही सारी चीज़ें इसमें दी गई है। और आगे बढ़ते हैं, विभिन्न स्थितियों में ऊर्जा परिवर्तन, स्थितिज, और यहाँ पे देखा जाए तो ऊर्जा का प्रतिरूप यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारे एग्जाम्पल है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है, लॉ ऑफ यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये क्या होता है, देखिए, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, सभी लोग जानते हैं। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी, जो आपका एनर्जी है उसके बारे में बात की जाती है, एनर्जी न तो बनाई जा सकती है न तो खत्म की जा सकती है, केवल इसका ट्रांसफर होता रहता है, सभी लोग ये चीज़ें जानते होंगे, ठीक है। जब भी यहाँ पे देखा जाए तो एनर्जी होती है किसी रूप में लुप्त होती है, तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट हो जाती है। अंततः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का जो परिणाम होता है वो आपका स्टेबल होता है, स्थिर होता है, और यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक है। देखिए, मेन क्वेश्चन जो है अब यहाँ से बनते हैं, जो ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्वेश्चन मेन जो है यहीं से बनता है। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती, यहाँ पे देखा जाए तो जो केमिकल चेंज होता है और इससे यहाँ क्या होता है, तो प्रकाश निकलता है, ठीक है। लाइट निकलती है तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है। माइक्रोफोन जो हम लोग यूज़ करते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर उधर भी आपका
विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, लाउड स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूब लाइट जो होती है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत जो मोटर होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे आपका जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसमें परिवर्तन करता है। ठीक है, यानी कि जो मोटर आप देखे होंगे ना, जिससे आप लोग मान लीजिए कि पानी वगैरह निकालते हैं या फिर कुछ और चीज़ें उसे करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और फिर उसके बाद वो घूमता है तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा बनती है। जो विद्युत बल्ब होता है यहाँ पे देखा जाए तो विद्युत ऊर्जा को लाइट एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, विद्युत सेल जो होता है जो आपका रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो सोलर सेल वगैरह लगा होता है ना। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो सितार जो होता है, जो आपका वाद्य यंत्र होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और आगे बढ़े यहाँ पे तो पावर दिया गया है। पावर होता क्या है, यानी शक्ति क्या होती है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ जो वर्क होता है उसको क्या कहते हैं, तो पावर कहते हैं। किसी कर्ता के द्वारा वर्क कार्य या टी टाइम में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति कहलाता है। ठीक है, यानी कि वर्क अपॉन टी टाइम जो होता है ये होता है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, ध्यान रखेंगे किस में होती है, तो वाट में होती है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। यानी कि जो वर्क होता है, माफ कीजिए, यहाँ पे जो वाट पावर होता है वो आपका कार्य बटे के समय होता है। ठीक है, और जो कार्य होता है वो जूल में मापा जाता है, टाइम जो होता है वो सेकेंड में मापा जाता है। तो जो वाट निकल करके आएगा 10⁻7 अर्ग सेकेंड आता है, यानी 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 पावर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं। शक्ति एक और मात्रक अश्व शक्ति कहलाती है। जो यहाँ पे पावर होता है हर्स पावर भी कहलाता है, इसको ध्यान रखेंगे। जो हर्स पावर होता है यानी अश्व शक्ति होती है, इसकी इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था, और ये एक अश्व शक्ति इज इक्वल टू 746 वाट होती है। ध्यान रखेंगे, ये आपका जो इंजन वगैरह होता है उसमें रखा जाता है उसका नाम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ऊर्जा तथा शक्ति में अंतर, यानी कि एनर्जी और पावर में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जो एनर्जी होती है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को दर्शाती है, और वहीं जो पावर होता है किसी वस्तु के कार्य करने की जो दर होती है, रेट होता है, वो दिखाता है। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो ऊर्जा को कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। जो एनर्जी होती है इसकी वैल्यू जो है कि टाइम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जो पावर होता है उसकी एनर्जी जो है कि टाइम पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब वैल्यू जो है टाइम पर निर्भर करती है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो एनर्जी होती है इसका जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, और जो पावर होता है उसका एसआई यूनिट जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे और अन्य जो चीज़ें दी गई हैं उसको। तो ऊर्जा के विभिन्न रूप, यानी कि वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, कौन कौन से, तो उसको यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा, सूर्य के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इसमें सोलर कुकर, सोलर पैनल इत्यादि चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपका सोलर एनर्जी हो गई ना, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इसमें यूरेनियम, थोरियम, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पे संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे चाबी, भरी हुई घड़ी, फेंके गए पत्थर, खींचा हुआ तार इत्यादि क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक है, उसमें एनर्जी होती है, कहने का मतलब ये है चालू करके अगर रख दिए तो वो एनर्जी होती है उसमें। ठीक है, लगातार वो एनर्जी से कार्य करता रहता है, वही आपका मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्टिकल जो एनर्जी है उसको देख लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, ये क्या होता है, तो वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश ऊर्जा कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सूर्य एवं विद्युत बल्ब द्वारा उत्पन्न जो है प्रकाश। ठीक है, और यहाँ पे केमिकल एनर्जी ये क्या होती है, तो रासायनिक प्रक्रिया में युक्त की गई ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि आपका संचित ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या होता है, यानी कि ग्रेविटेशन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का ये नियम है। ठीक है, किसका है, तो ये ग्रेविटेशन होता है वो किसका नियम है, तो न्यूटन का है। सभी लोग जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है वो आपका ग्रेविटेशन फोर्स होता है। मतलब कोई भी दो पिंड होगा उसके बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन होगा चाहे रिपल्सन का होगा, तो ग्रेविटेशन से संबंधित होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल, पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे देखा जाए तो जो व्युत्क्रमानुपाती होता है ये आपका
इसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे और जो चीज़ें बताई गई हैं, माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच के लगने वाला जो फोर्स होता है F इजिकल टू, ठीक है, जो फोर्स होता है फोर्स इजिकल टू ग्रेविटेशनल फोर्स m1 और m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर यहाँ पे डिस्टेंस को दिखाता है। यहाँ एक नियतांक है जिसे सर्वतात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये जो फोर्स होता है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी वैल्यू इसी प्रकार से रख लीजिए। फोर्स यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका क्या होता है, तो सर्वतात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में बात की गई, ये क्या होती है भैया, तो सभी लोग जानते होते हैं, इसका जो मान होता है केवल यही पूछता है, तो इसका जो ग्रेविटी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो जो ग्रेविटी होती है उसके मान में परिवर्तन अगर किया जाए, कैसे परिवर्तन होता है ये भी पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की अगर सतह से ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशन का जो मान है, ग्रेविटेशन वो कम हो जाएगा, ठीक है, और पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं तो इसका मान जो है कि माफ कीजिए, पृथ्वी के अगर ऊपर जा रहे हैं तो इसका मान जो है कि घटता है। इसको एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पृथ्वी यानी कि पोल पर ग्रेविटेशनल जो मान होता है, वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, तो जी का मान महत्व होता है मतलब बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि पोल पर धरती थोड़ी सी दबी हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब वहीं इक्वेटर पर जाएंगे तो इसका मान जो है कि सबसे कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति करने पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मान कम होता है, ठीक है, और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जो है कि ग्रेविटेशनल जो है कम हो जाएगा, माफ कीजिए बढ़ जाएगा, ठीक, बढ़ जाएगा। कोई पिंड अगर यहाँ पे रुक जाएगा तो उसका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो कम हो जाएगा, बाकी यहाँ पे तेजी से करेगा तो वो कम होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो अन्य और चीज़ें दिखाई गई हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण में अंतर क्या होता है, देखिए ग्रेविटी और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया गया है। तो जो जी होता है वो गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पे जो कैपिटल जी होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखाता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण को दिखाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो ग्रेविटी होती है उसका मान भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग जगह पर ग्रेविटी का मान अलग अलग होता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पूरे ब्रह्मांड में उसका मान सेम होता है, ठीक है। और ग्रेविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जी का मान जो स्मॉल जी होता है उसका मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वहीं पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी ग्रेविटेशन होता है, उसका जो सिंबल होता है कैपिटल जी होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो आपका ग्रेविटी होती है ये आपका सदिश राशि होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। और यहाँ माफ कीजिए, सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज होती है, जो ग्रेविटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो ग्रेविटेशन होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मात्रक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान यानी कि मास देख लेते हैं, ये क्या होता है, किसी पिंड अथवा उपस्थित पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर उस पिंड का द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान पदार्थ की सर्वाधिक आधारभूत गुण होता है, यानी कि मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी होती है। एक आधारभूत भौतिक राशि अगर यहाँ पर हम लोग बात की जाए तो क्या होती है, तो फंडामेंटल फिजिक्स क्वांटिटीज है, ठीक है। किसी पिंड का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ये चीज़ें आपको प्री में देखने को मिलेंगी, ठीक है। प्री के एग्जाम में ये पूछ सकता है कि किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो 0 हो सकता है, तो भैया शून्य नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। आगे देख लेते हैं, जो वेट होता है यानी भार होता है, इसके बारे में बात करें तो ये क्या होता है। देखिए, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। और एक जो है कि मतलब जो वेट होता है ये एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, भैया इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जो वेट होता है यानी भार होता है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटीज है। यहाँ पे मास और वेट में अंतर दे रखा है, यानी कि द्रव्यमान और भार में अंतर दे रखा है, तो इसको थोड़ा देख लीजिए। किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। और यहाँ पे जो वेट होता है, किसी गुरुत्वीय बल के पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वह वस्तु का भार कहलाता है, ठीक है। और जो अन्य चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आराम से इसको आप लोग रोकिएगा, वीडियो इसको पढ़ लीजिएगा, सेम चीज़ है वही। आगे बढ़ लेते हैं, द्रव्यमान के सामान्य जो गुण होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके बारे में देख लेते हैं। तो
स्टेट ऑफ मैटर दो होते हैं, सॉलिड और लिक्विड, एक गैस होता है यहाँ पे। बाकी जो अन्य और चीज़ें खोजी गई हैं उसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। तो सॉलिड के बारे में सभी यहाँ पे बताइए कि आयतन वगैरह निश्चित होता है, गैस होता है आयतन वगैरह निश्चित नहीं होता है, ठीक है। जिस जहाँ पर रखा जाए वैसा रूप लेता है, वही आपका लिक्विड वाला भी सेम चीज़, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गलनांक, क्वथनांक तथा दाब का जो प्रभाव होता है इसको देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। गलनांक पर प्रभाव, तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन वगैरह बढ़ जाता है, दाब बढ़ने पर उसका आगलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल में ले लें, मोम, घी इत्यादि अगर पिघलेगा तो इसका आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बर्फ इस एग्जांपल में आ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस चीज़ को ध्यान रखिए क्योंकि ये बार बार पूछा गया है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, ठीक है, जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है तथा दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी कम हो जाता है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो बर्फ, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब देख लेते हैं जो क्वथनांक होता है ये क्या होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग इसको देखें तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक। इसको देख लिए, सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। किसी भी, मान लीजिए द्रव है, लिक्विड है, उसका अगर हम लोग क्वथनांक यानी कि ये बढ़ा रहे हैं क्या, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहे हैं, तो इसका दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। क्या होता है, तो सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे द्रव के सामान्य जो गुण होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, यहाँ पे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था सब दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम्पल है वो बस। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और द्रव की मुख्य अवस्था और उनके गुण के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके गुण, यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। जो आकार होता है स्टेबल होता है किसका, ठोस का, ठीक है, इनका आकार निश्चित होता है। और द्रव का आकार यहाँ पे देखा जाए तो निश्चित नहीं होता है, अर्थात द्रव को जहाँ भी रखा जाए वो वैसा रूप ले लेता है। और गैस, अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें आकार निश्चित नहीं होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस की जो होती है सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसको एक बार अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं वीडियो रोक करके, बाकी ये सभी लोग पता ही होगी, ठीक है। यहाँ पे दाब का, उष्मा का जो प्रभाव होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम लोग, जो ठोस होता है ना, गर्म करने पर इसमें सबसे कम वृद्धि होती है। हीट मतलब कि किसी भी चीज़ को गर्म करने पर, जो कि सॉलिड है उसको गर्म करने पर उसमें जो वृद्धि होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिक्विड में अगर देखा जाए तो आयतन में ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे अधिक होती है विस्तृत। तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है, कोई वैसे बहुत आवश्यक चीज़ नहीं है, जनरल उतना सभी लोग जानते ही हैं। अगर पढ़ लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप लोग आराम से सही कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रणोद और दाब के बारे में, थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में बात की गई है। तो जो भी रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है इसके बारे में सिंपल सी चीज़ है। कोई भी वस्तु अगर ऊपर की ओर जाएगी तो उसमें जो आपका ईंधन वगैरह होता है वो नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, तभी जो है कि वस्तु ऊपर की ओर जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, सभी लोग जानते हैं। थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में यही चीज़ बात होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर होगा और थ्रस्ट जितना नीचे जितना मजबूत होगा उतना ही वो ऊपर जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद यानी कि थ्रस्ट बल कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी कि पर यूनिट एरिया पर लगने वाला जो लंबवत बल होता है वो प्रेशर कहलाता है। दाब एक अदिश राशि है, क्या है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको ध्यान रखिएगा। जो आपका प्रेशर होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये इधर 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 हर जगह से देखा जाए तो अपने बाहर निकलने के लिए फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन इसमें है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये याद कराने के लिए बता रहे हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो एसआई यूनिट होता है पास्कल होता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी सतह पर पड़ने वाला दाब उस सतह की आरोपित लंबवत बल के यहाँ पे अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में बात हुई। दैनिक जीवन में इसका प्रयोग यहाँ पे वही, स्कूल बैग की पट्टियाँ चौड़ाई अगर ज़्यादा होंगी तो वो अगर कितना भी वजन होगा दर्द नहीं करेगा पीठ वगैरह, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जब मनुष्य भूमि पर अधिक दाब पड़ता है क्योंकि चलते समय लगता है तो भूमि पर ही
ही पैर लगाता है, जबकि खड़े रहने पर यहाँ पे देखा जाए तो अपेक्षाकृत कम दाब पड़ता है। तो वही चीज़ हो गई। और यहाँ पे ट्रैक्टर के टायर वगैरह चौड़े वगैरह होते हैं, तो इसे अगर मान लीजिए कि कोई बहुत एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि ट्रैक्टर के टायर चौड़े होते हैं, जिससे रेतीली और दलदली भूमि में ट्रैक्टर के द्वारा कम दाब लगाया जाता है और वह दलदली और रेतीली भूमि जो होती है उस पर धंसते नहीं, आराम से पार हो जाता है। ठीक है। दाब के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। गेज प्रेशर होता है, परम दाब होता है यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, और यहाँ पे अवकलन दाब होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है बस इसी के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए, पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर जाएंगे तो वायुमंडल का विस्तार होता है, और किसी स्थान के इकाई क्षेत्रफल यानी कि 1 वर्ग मीटर पर उस स्थान से वायुमंडल के शीर्ष तक के जो स्तंभ होते हैं यानी कि एयर कॉलम बनते हैं ऊपर से नीचे तक, कुल भार उस स्थान पर वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापन किसमें किया जाता है, तो पारे यानी कि बैरोमीटर में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में अगर बात करें भैया, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से, जो कि पार्शियल कंप्लीटली या फिर पार्शली रूप से डुबाई जाती है, तो उसके भारत में प्रत्यक्ष कम, उसके भार में यहाँ पे देखा जाए प्रत्यक्ष कमी होती है। ठीक है। वस्तु के भार में यह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें, तो किसी ठोस का अपेक्षाकृत जो घनत्व होता है ठोस वस्तु का वायु में भार और बटे के जल में ठोस वस्तु के भार में जो कमी आती है वो आपका क्या दिखाता है, तो इसका घनत्व दिखाता है। ठीक है, यानी कि ठोस वस्तु का अपेक्षाकृत घनत्व दिखाता है। और यहाँ पे अपेक्षाकृत जो किसी द्रव का अपेक्षाकृत जो घनत्व होता है, तो द्रव में ठोस के भार में आई कमी बटे के जल में ठोस के भार में आई कमी के बराबर होता है। ठीक है। डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें घनत्व तो क्या होता है, तो यदि पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है किलो ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जो डेंसिटी होती है। ठीक है, यानी घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक। अपेक्षाकृत जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इसके बारे में बात करें, तो जल में घनत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसका अपेक्षित घनत्व कहलाता है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, तो देखिए, द्रव को बर्तन में रखने पर बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन, जिसकी सतह पर कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांकी लंबाई यानी कि 1 मीटर पृष्ठ के तल में देखा जाए तो रेखा के लंबवत कार्य करने के बल के बराबर होती है। ठीक है। सरफेस टेंशन के बारे में अगर बात करें, इसका फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं, बाकी अन्य चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका सरफेस टेंशन इज इक्वल टू जो फोर्स बटे लेंथ। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बल होता है न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है। यदि द्रव में अत्यंत घुलनशील अशुद्धियां मिलाई जाए तथा द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, और यदि अघुलनशील अशुद्धियां मिलाई जाए तो इसका पृष्ठ तनाव जो है कि सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक। वो डेंसिटी पर निर्भर करता है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। अल्कोहल, यहाँ पे देखा जाए तो जल में अल्कोहल मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। ठीक। और यहाँ पे पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल में, तो ठंडे सूप की तुलना में गर्म जो सूप होता है उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, तो होने के कारण आसानी से जीभ पर फैल जाता है और अधिक स्वादिष्ट भी लगता है। वही सेम चीज़ स्मेल भी करता है, सरफेस टेंशन ज़्यादा रहेगा तो। ठीक है। समुद्री लहरों पर यहाँ पर देखा जाए तो शांत करने हेतु तेल डाल दिया जाता है, ताकि यहाँ पे देखा जाए तो जल के जो अणु होते हैं वो संजक बल क्षीण हो जाता है, जिससे सतह का जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है और लहरें क्या हो जाती हैं, तो शांत हो जाती हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल में सारी चीज़ें बताई गई हैं। कैपिलरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो कैपिलरी आपका मोशन होता है इसके बारे में इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो द्रव के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत केश नली जो कैपिलरी ट्यूब होती है, जैसे कि आप लोग दिया देखे होंगे जो प्रकाश करता है, तो उसमें जो तेल होता है वो कैपिलरी फोर्स के एक्शन के कारण ऊपर की ओर जाता है, तो वही गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत बल होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और जिसमें ऊपर चढ़ने पर नीचे उतरने की प्रकृति को ही केशिकत्व तो कहा जाता है। जैसे कि जो पेड़ वगैरह होता है वो अपना भोजन
पत्तियों तक लेके जाता है, वहाँ से नीचे लेके जाता है, मतलब भोजन नहीं, जल नीचे से ज़मीन से लेके जाता है पत्तियों तक, तो वो भी कैपिलरी एक्शन के कारण ही होता है, ठीक है। तो कैपिलरी में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक। त्रिज्या मतलब कि उसके रेडियस पर निर्भर करता है, जो केश नली है वो कितनी मोटी है, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। केशिकत्व के एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो खेत की जुताई करने पर मिट्टी में बनी जो केश नलियाँ टूट जाती हैं, जिससे नीचे का पानी जो है केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़कर वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। मतलब खेत की जुताई अगर की जाए, जो पानी होता है वो थोड़ा मिट्टी में चला जाएगा, तो वो कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर नहीं आएगा, मतलब जुताई करने के बाद ऊपर नहीं आएगा, तो जो जब पानी है वो ज़मीन के नीचे ही थोड़ा बना रहेगा, मतलब मिट्टी में नमी बनी रहेगी, ठीक है। स्याही में डूबकर लिखने वाले पेन की जो नीब होती है, नोक के मध्य एक लंबा कटा हुआ भाग होता है जो केश नली का कार्य करता है, उससे जो है स्याही वहाँ तक आती रहती है, ठीक है, जहाँ पर लिखाया जाता है पॉइंट पर, यानी कि नीब पर, ठीक है। लालटेन में मिट्टी का तेल वगैरह ये सारी चीज़ें तो एग्जाम्पल में सभी लोग जानते होंगे। विस्कोसिटी के बारे में बात करते हैं, ये एग्जाम्पल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विस्कोसिटी होती क्या है। तो भैया देखिए क्या होता है ये संयंता। तो द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के मध्य, द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के मध्य सापेक्ष वेग रिलेटिव वेलोसिटी का विरोध करने वाला जो बल होता है वो आपका विस्कोसिटी कहलाता है। इसको ध्यान रखेंगे, ये बल कहलाता है। ये हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो सापेक्ष गति का विरोध करने का जो गुण होता है वो वही क्या कहलाता है, तो विस्कोसिटी कहलाता है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। संयंता शून्य होती है किसकी, तो एक आदर्श तरल द्रव यानी कि आइडियल जो फ्लूइड और लिक्विड होता है, इसमें संयंता क्या होती है, तो शून्य होती है, ठीक है। संयंता के एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो जल से भरी जो बाल्टी होती है उसको हिला करके छोड़ देने पर थोड़ी देर तक जल अपने आप स्थिर हो जाता है, ठीक है। यही क्या होता है, आपका विस्कोसिटी होती है, संयंता होती है, मतलब स्थिर होना ही वही कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा तो जल की संयंता वायु से अधिक होती है, इसीलिए जल क्या होता है कि अपेक्षाकृत वायु की गति करना सरल है, ठीक है। और यहाँ पे बर्नौली थ्योरम, भैया बर्नौली थ्योरम के बारे में कौन नहीं पढ़ा होगा, सभी लोग जानते होंगे बर्नौली थ्योरम के बारे में। एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए जब कोई यहाँ पे नॉन विस्कोसिटी वाली चीज होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होती है, उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा निहित होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रहती है। तो बर्नौली थ्योरम सभी लोग जानते होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक पाइप है, ठीक है, इसमें जल जा रहा है, ठीक है, एक धारा में ये जल बह रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है ना, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ये जो कांस्टेंट होता है, एक नियत दिशा में ये जा भी रहा है और नियत स्पीड से भी जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखा जाए तो संपूर्ण ऊर्जा यहाँ पे नियत होती है, और यहाँ पे क्या होता है, तो एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है, वही आपका क्या हो जाएगा, धारा रेखीय प्रवाह होता है, ठीक है। बर्नौली थ्योरम यही थोड़ा सा है, और आगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित करते हुए आदर्श द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा दाब यानी कि फोर्स एनर्जी प्लस यहाँ पे देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, क्या होती है, तो नियतांत होती है, ठीक है। क्या होती है, नियतांत होती है, वही यहाँ पे दिया गया है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये फार्मूला है, कहीं पूछेगा नहीं, बस इसको आप लोग पढ़ना चाहे तो, जहाँ P प्लस 1/2 वी स्क्वायर और यहाँ पे जो जी एच इजिकल टू नियतांक, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो P इजिकल टू द्रव का दाब है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो दिया गया द्रव का घनत्व है, जी मतलब ग्रेविटेशन गुरुत्वीय है और गुरुत्वीय त्वरण है, एच इजिकल टू द्रव की हाइट है, ठीक है। बर्नौली प्रमेय के व्यवहारिक एग्जाम्पल, तो बर्नौली जो थियरम होते हैं इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो क्रिकेट गेंद का स्विम होना, तेज आंधी में टीन सेट वगैरह का उड़ जाना, तेज गति से गतिमान रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के निकट खड़े होने पर गिरने का जोखिम होना, तीव्र वेग, यहाँ पे देखा जाए तो जो स्पीड होती है हाई स्पीड होती है जिससे गतिमान होकर के वायुयान का रनवे के ऊपर उठना भी वायुयान की निचली सतह एवं ऊपरी सतह में दाबांतर के कारण संभव हो जाता है, ठीक है। तरंग और यहाँ पे ध्वनि, इसके बारे में अगर बात करें हम लोग तो ये नया टॉपिक है, वेव मोशन एंड साउंड, ठीक है। तो यहाँ से भैया क्वेश्चन आते हैं, साउंड से तो आते ही आते हैं, वेव से तो अगर ना आए तो साउंड से तो जरूर आएंगे, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो किसी तरंग माध्यम में उत्पन्न विभव जो है आपका उत्पन्न जो विभव होता है उसका ऐसा प्रतिरूप जो पैटर्न होता है जो माध्यम के कण के वास्तविक प्रवाह के बिना
एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक निश्चित वेग से गति करती है तो तथा यहाँ पे और चीज़ें देखी जाए तो ऊर्जा स्थानांतरित करती है। इन विक्षोभ की गति तरंग गति यानी कि वेव मोशन कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। तो किसी तरंग की लंबाई जो माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन पूरा करने में तय की गई दूरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तरंग दैर्घ्य एक समान कला होती है यानी कि सेम फेज में कंपन करते हुए दो निकटतम कणों के मध्य की दूरी के बराबर होती है। तरंग दैर्घ्य को यहाँ पे ये लैम्डा से दर्शाया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है लैम्डा, यहाँ पे जीव दिखा दिया गया है। इसका अगर हम सिंबल देखें तो वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका लैम्डा का सिंबल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं तरंग के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेव। तो आपका मैकेनिकल वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। मैकेनिकल जो वेव होता है आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और किस प्रकार का होता है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो साउंड वेव जो होता है उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, ये हो गई। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है ये कई प्रकार का होता है, जैसे में गामा किरण आ जाती है, पैरावैग्निक किरण आ जाती है, एक्स किरण आ जाती है, अवरक्त किरण, दृश्य तरंग जो हमका विजिबल लाइट होती है वो आ जाती है। और यहाँ पे माइक्रोवेव आ जाती है, रेडियो वेव आ जाती है। ठीक है, इन सभी चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इनकी स्पीड से आते हैं, इनको क्रम में दर्शाने के बारे में आते हैं, ये कहाँ कहाँ पे मिल कहाँ कहाँ से बनते हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे मैकेनिकल जो वेव होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, मैकेनिकल वेव के बारे में। तो देखिए, ऐसी तरंगें जिनके संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। ठीक है, इन तरंगों में संचरण मुख्यतः माध्यम के दो गुण प्रभाव को दिखाता है, जैसे इनर्शिया और यहाँ पे देखा जाए तो इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसको चलने के लिए क्या चाहिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है, जो आपका मैकेनिकल वेव होते हैं। ठीक है, जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं जब किसी माध्यम से यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के संचलन की दिशा के लंबवत सरलीय गति यानी कंपन करते हैं तो उस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे के एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर जो उत्पन्न वेव बनती है यानी कि तरंग होती है वो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव में आ जाएंगे। लाइट वेव जो होती है वो भी ट्रांसवर्स वेव में आ जाएगी। और यहाँ पे भूकंपी तरंगे जो होती हैं एस तरंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भूकंपी तरंगे होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ना, प्राइमरी सेकेंडरी। और यहाँ पे जो एल वेव होती हैं तो ये आपका जो एस होती है वो आ जाती है। ठीक है, इसमें तो अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव में। और आगे बढ़ते हैं, डेरी युक्त यंत्र जो होते हैं, स्टर्निंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो उत्पन्न जो तरंगे होती हैं इसमें गिटार, वीणा और सितार ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कितना कितना होता है। तो भैया यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है, इसको प्लीज किसी प्रकार से पढ़ लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, जो रेडियो वेव होती है वो 6 × 10⁻⁶ होता है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मीटर। और यहाँ पे सेकेंड में 1.5 मीटर, माफ कीजिए यहाँ पे से दिया है ना, 6 × 10² से लेकर के 1.5 मीटर तक होता है। जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं यहाँ पे 0.3 मीटर से लेकर के 10⁻³ मीटर तक होती है। जो यहाँ पे इंफ्रावेव होती हैं यहाँ पे 10⁻³ से लेकर के 7000 × 10⁻10 मीटर तक होती है। ठीक है, जो विजिबल लाइट होती है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, पैराबैग्निक लाइट, एक्स किरण और यहाँ पे गामा किरण। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ के देख लेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे थोड़ी सी याद करने में तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो यहाँ आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना यहाँ से क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे चीज़ें। लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़ते हैं। तो जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं तब क्या होता है तो उन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगें बोला जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है जब दिशा में ही क्या करते हैं तो गति करते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल में देखें तो जो साउंड वेव होता है वो भूकंप में आपका जो पी वेव होता है, भूकंपी तरंगे, उसमें पी वेव जो निकलती है ये भी आपका
लॉन्गिट्यूडनल वेव में आ जाएंगी। और यहाँ पे सर्पिलाकार जो स्प्रिंग होता है उसमें उत्पन्न जो तरंग होती है ऊपर नीचे करता है ना, ये आपका क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इन दोनों में अंतर देखिए यहाँ पे पूछ लेता है, ट्रांसवर्स वेव में और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में अगर बात करें तो इसमें माध्यम के कण तरंग के चलते दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि दिशा के लंबवत कंपन करते हैं और ये समानांतर कंपन करते हैं। ठीक है, और ये तरंगे श्रृंगों और गर्तों के रूप में संचरित होती हैं, ऊपर और नीचे यहाँ पे देखा जाए ये हो जाएगा। और ये तरंगे संपीड़न तथा विरलन के रूप में संचरित करती हैं, ये इस प्रकार से करती हैं। ठीक है, ये आपस में ऐसे तरंग करती हैं। ठीक, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये तरंगे ठोस माध्यम में द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती हैं, और परंतु यहाँ पे देखा जाए तो द्रव के अंदर तथा गैसों में उत्पन्न नहीं होती। और यहाँ पे देखा जाए तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है, माफ कीजिए, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण के बारे में बात की गई है। 3 प्रकार से ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे आपका अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और यहाँ पे पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव जो सुनने वाली होती है वो सोनिक वेव, माफ कीजिए, हाँ ठीक है। और यहाँ पे पराश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें, जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं, इंफ्रासोनिक वेव, जिन अनुदैर्ध्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ये क्या होती हैं, तो अपश्रव्य होती हैं। ठीक है, अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। एग्जाम्पल में भूकंप के समय पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न जो ज्वालामुखी, भूस्खलन, पिंड इत्यादि में उत्पन्न तरंगे होती हैं, ये आपका क्या होती हैं, तो अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक वेव होती हैं। जो सुनने वाली होती हैं, जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है, ये आपका सोनिक वेव कहलाती है, श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जो हम लोग सुन सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी सोनिक वेव। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जो मनुष्य, इसमें जानवर, वासुरी वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं, वे अनुदैर्ध्य तरंगे जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, पर पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता। इन तरंगों की आवृत्ति अधिक तथा तरंग दैर्घ्य कम होता है, यानी कि लैम्डा से बड़ा होता है 1.6 cm। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, ध्वनि के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्रबलता होती है, त्वरण होता है यानी पिच होती है, यहाँ पे गुणवत्ता होती है, और यहाँ पे तीव्रता होती है, इंटेंसिटी। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया होगा, ध्वनि के स्रोत और तीव्रता यानी डेसिबल में। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम लोग जो सामान्य बातचीत करते हैं उसकी जो ध्वनि तरंग होती है, मतलब नापेंगे अगर डेसिबल में माप करेंगे तो 30 से 40 डेसिबल आएगा। तेज से चिल्ला के अगर हम लोग बात करें 50 से 60 डेसिबल तक। और यहाँ पे देखा जाए तो जो म्यूजिक होता है उसको तेजी से अगर सुन रहे हैं तो 80 डेसिबल तक जाएगा। पेड़ के पत्ते बहुत धीरे धीरे सरसराहट करते हैं तो 10 से 20 डेसिबल। जो एम्बुलेंस वगैरह होती है 100 से 120 डेसिबल तक होती है। ठीक है, जेट विमान तो भैया पूछिए मत, 140 150 डेसिबल। और औद्योगिक संयंत्र जो होते हैं, कारखाने वगैरह, 100 से 120। ठीक है, तो सबसे अधिक यहाँ पे जो दिया गया है जेट विमान, अगर यहाँ पे ऑप्शन में ये सारी चीज़ें हैं और जेट विमान भी है तो पूछेगा कि सबसे अधिक यहाँ पे देखा जाए डेसिबल में किसकी तीव्रता होती है ध्वनि वाली, तो जेट विमान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WHO के द्वारा यहाँ पे एक मानक निर्धारित किया था 45 डेसिबल वाला, ये आपका मानव के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। 75 डेसिबल से अधिक यहाँ पे मानव स्वास्थ्य पर नुकसानदायक हो जाएगा, और 80 डेसिबल तो भैया पूछिए ही मत, शोर में आ जाएगा। हीट के बारे में देख लेते हैं, हीट क्या होता है। देखिए, तो देखिए यहाँ पे हीट के बारे में बताया गया है, यह वह ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निश्चित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जो वस्तु की कोई, मान लीजिए कि बॉडी है, उसमें जो हीट है वो किस पे निर्भर करती है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है वस्तु पे। ठीक है, और यदि कार्य यानी कि वर्क ऊष्मा क्यू में बदल जाता है तो W/Q यानी कि जो आपका हीट होता है वो जूल में मापा जाता है, तो जूल इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्वांटिटीज होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू
जे क्यू, जहाँ पे जे है आपका नियतांक है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, फॉर्मूला दिया गया है। वैसे यहाँ पे कुछ और जो चीज़ें याद करने वाली उसको आप लोग चाहे तो नहीं याद कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो हीट है बस इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस के लिए स्थानांतरित होती है, और किसी वस्तु में निहित ऊष्मा जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो तापमापी जो थर्मामीटर होता है इसके बारे में अगर बात करें तो ताप मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो आपका तापमापी यानी थर्मामीटर होता है। निम्न प्रकार के तापमान मापने के लिए प्रचलित होते हैं, जैसे सेल्सियस पैमाना होता है। इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, वो भाप जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका सेल्सियस वाला मीटर होता है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है, जो यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तथा इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। फ़ारेनहाइट के बारे में देख लेते हैं। तो इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था, और इसका जो हिमांक होता है 32 फ़ारेनहाइट एवं भाप जो होता है 212 फ़ारेनहाइट के बीच की दूरी को यहाँ पे 180 बराबर भागों में बांटा गया, वही सेल्सियस वाले की तरह बांटा गया। रोमन पैमाने के बारे में बात करें तो इसका जो हिमांक होता है वो 0 रोमन होता है, तथा जो भाप होता है इसका जो बिंदु होता है वो 80 रोमन होता है, ठीक है। केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन एवं भाप बिंदु 373 केल्विन, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान भागों में अगर देखा जाए तो 100 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। चारों पैमाने के संबंध में बात करें तो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। उष्मा का संचरण बात करें तो उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना उष्मा का संचरण कहलाता है, और इसकी 3 विधि होती है जो हीट ट्रांसफर होती है। 3 विधियों के द्वारा होती है, चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। चालन के लिए यहाँ पे देखा जाए तो पदार्थ के कण को अपने स्थान पर परिवर्तित किए बिना पहुंच जाती है, जिसमें ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। तो जो चालन होता है वो केवल इसके लिए माध्यम चाहिए ठोस, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। संवहन जो होता है इसके बारे में अगर बात करें तो इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थों के कण के स्थानांतरण के कारण होता है, द्वारा होता है, और इस प्रकार पदार्थों के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं, ठीक है। जैसे गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा ही होता है। वायुमंडल में संवहन विधि के द्वारा ही, यहाँ पे देखा जाए तो वायुमंडल गर्म होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं, बादल बनता है, बारिश होती है, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा, संवहन के द्वारा होती है, ठीक है। रेडिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये एग्जाम्पल में पूछ लेता है। तो इस विधि को ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के चाल से सीधे रेखा से संचालित होती है, या क्या हो जाती है, तो रेडिएशन कहलाता है, ठीक है। थर्मोडायनामिक के बारे में बात करें, ये ऊष्मागतिकी के बारे में, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करता है, और इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा 2 प्रकार के कार्यों में व्यक्त रहती है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करने पर जिससे निकाय का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है, सेकेंड थर्मोडायनामिक नियम के बारे में अगर बात करें तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा में नहीं बताता, बल्कि अगर यहाँ पे देखें तो ऊष्मागतिकी जो सेकेंड नियम है ऊष्मा के प्रवाहित होने के को व्यक्त करता है, और इस नियम को 2 कथन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तित संभव है, माफ कीजिए असंभव है, ठीक है। जो ऊष्मा होती है पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती, ये असंभव है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो क्लासिस के कथन के अनुसार अगर देखा जाए तो ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तुओं की ओर प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ अन्य जो चीज़ें दी गई हैं उसको देख लेते हैं, स्मरणीय तथ्य है ये। तो ऊष्मा ऊर्जा का ही एक प्रतिरूप है जो अणुओं की गति के रूप में पदार्थों में होता है। ऊष्मा की अधिकांश मात्रा सूर्य से मिलती है। ऊष्मा वस्तुओं को जलाकर अथवा नाभिकीय क्रियाओं यानी न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न की जाती है। पृथ्वी के भीतर काफ़ी गहराई में ऊष्मा का भंडारण जो ज्वालामुखी और गर्म धाराओं के रूप में सत्ता पर आ जाता है। तो ये सारी एग्जाम्पल के बारे में बात की गई है, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, आप साफ तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल जितना दिया गया है इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो यहाँ पे जो लाइट है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि लाइट क्या होती है, ठीक है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है, ठीक है। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है, और इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, ठीक है। लाइट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा।
प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का यहाँ पे व्यक्तीकरण, प्रकाश का यहाँ पे ध्रुवण। ये सभी चीजें प्रकाश के चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, ध्यान रखिए। प्रकाश का यहाँ पे जो विवर्तन है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा मुड़ करके मतलब तिरछा प्रकाश जाए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बात करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। जैसे कि पराबैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो कभी दिखाई नहीं देगा उतना ज़्यादा। ठीक है, तथा लाल रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है सबसे कम होता है, तो कहीं भी जो लाल रंग है वो दूर से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा करके जो वापस प्रकाश जाता है ना, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और यहाँ पे धरती का जब बजट आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो ताजी बर्फ होती है उससे सूर्य का प्रकाश टकराता है और ऊपर चला जाता है, तो वही इसमें चीज़ें बताई गई, वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और आगे बढ़े तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली जो घटनाएं द्रव में अंशतः डूबी हुई रिफ्लेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे अपवर्तन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, परावर्तन के बारे में नहीं, अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो जो अपवर्तन यानी कि तिरछे जो लाइट आती है, इसी कारण देखा जाए तो अपवर्तन के कारण घटने वाली जो घटना होती है, द्रव में जो अंशतः डूबी हुई जो छड़ होती है, सीधी छड़ होती है, टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, तारे हम लोग को यहाँ पर देखा जाए तो दूर से देखने पर टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सब आपके अपवर्तन के नियम में के अंतर्गत आ जाएंगे, एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है, सूर्योदय के पहले यहाँ पे सूर्यास्त के होने के बाद थोड़ी देर तक यहाँ पे लाल रंग दिखाई देता है। पानी से भरे बर्तन की तली में देखा हुआ जो सिक्का वगैरह होता है वो ऊपर उठाई हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल में। और आगे बात कर लेते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, आंतरिक जो कोण होता है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो होता है उसके बारे में बात करें तो आंतरिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी फाइबर लाइट वगैरह मतलब कि फाइबर वाली चीज़ें होती हैं उसमें लाइट अगर जाएगी तो वो सीधे सीधे देखा जाए तो यहाँ पे लाइट जाएगी, टकराएगी, नीचे आएगी। इसी प्रकार से जैसे हीरा वगैरह आप लोग देखें चमकता रहता है। ठीक है, वो भी यहीं पे आ जाएगा इसमें भी एग्जाम्पल में। बस इसके एग्जाम्पल में ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं, वही थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, आपतन कोण आंतरिक कोण से बड़ा होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में जो दिया गया ना ये पूछ लेता है क्वेश्चन में, हम लोग के यहाँ से आता है। तो हीरा का चमकना, रेगिस्तान में देखा जाए तो मिराज का बनना। ठीक है, मरीची का बनना, जल में पड़ी जो परख नली होती है उसका चमकना, कांच में आई जो दरार होती है उसका चमकना। ठीक है, ये आपका TIR पर निर्भर करता है। प्रकाश की तंतु का जो उपयोग होता है इसके बारे में बात करें तो प्रकाश के सिग्नलों के दूर संचार में विद्युत सिग्नल के प्रकाश सिग्नल में बदल करके प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में यहाँ पे देखा जाए तो प्रकाश तंतु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और मनुष्य के शरीर में आंतरिक भागों में जो परीक्षण करने के लिए यहाँ पे देखा जाए तो इसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश तंतु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब रेनबो कैसे बनता है भैया, इसके बारे में बात करें। इंद्रधनुष कैसे बनता है तो देखिए परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा यहाँ पे देखा जाए तो हाँ, यहाँ पे परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा वर्ण विक्षोभ का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो, और यहाँ पे देखा जाए तो सेकेंडरी रेनबो। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, जब वर्षा की बूंदे पर यहाँ पे आपतित होने वाली सूर्य की किरण का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बाहर की ओर लाल रंग और यहाँ पे देखा जाए तो अंदर की ओर बैंगनी रंग दिखाई देता है। ठीक है, ऊपर जो लाल, नीचे सबसे बैंगनी कलर दिखाई देता है। इसके अंदर वाली बैंगनी किरणों आंखों पर यहाँ पे देखा जाए तो 40 डिग्री 8 मिनट का कोण तथा बाहर वाली लाल किरण जो होती है वो 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। तो भैया ये जो चीज़ें दी गई हैं ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
अगर थोड़ा सा डीप पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। सेकेंडरी जो आपका रेनबो होती है वो कैसी होती है, तो जब वर्षा की बूंदों पर आधारित होने वाली सूर्य की किरण 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन कर लेती है तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इंद्रधनुष बन जाएंगे, ठीक है। इसमें बाहर की ओर जो बैंगनी रंग होता है वो दिखाई देता है और अंदर की ओर देखा जाए तो लाल रंग दिखाई देता है। वही रेनबो सबसे ऊपर यहाँ पे रेड होता है ना, जो मेन होता है प्राइमरी वाला, और यहाँ पे यह देखा जाए तो आपका जो बैंगनी कलर होता है वो होता है। तो ये दोबारा से अगर रेनबो बन रहा है, ठीक है, तो जब दोबारा से इसका परछाई बनेगी ना तो रेनबो की, तो उसमें जो बैंगनी है वो ऊपर आ जाएगा और रेड वाला जो है नीचे आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंडरी टाइप का इंद्रधनुष हो जाएगा, वही चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा क्या होता है, तो धुंधला दिखाई देता है, दूर तक बनता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे धुंधला दिखाई देगा, ठीक। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे निर्वात में जो प्रकाश की चाल के बारे में पूछा गया, तो सबसे ज़्यादा जो लाइट की स्पीड होती है वो कहाँ होती है, तो वैक्यूम में होती है, निर्यात में होती है, निर्वात में, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो पानी होता है इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो 2.25 इंटू 10 पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो ग्लास होती है उसमें 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे तारपीन का जो तेल होता है ये देख लीजिएगा 2.04 इंटू 10 पावर 8 होता है। नायलॉन वगैरह जो होता है इसमें 1.96 इंटू 10 पावर 8 मीटर सेकेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग मिरर की, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं मिरर, यहाँ पे प्लेन मिरर होते हैं और यहाँ पे स्फेरिकल मिरर होते हैं। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं इसमें कॉन्वेक्स होते हैं और कॉनकेव जो है कि मिरर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे 4 होते हैं। आपका प्लेन मिरर एक होता है, जो आपका स्फेरिकल होते हैं उसमें 2 होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। समतल दर्पण के बारे में अगर बात की जाए प्लेन मिरर के बारे में, तो यह परावर्तन पृष्ठ अथवा समतल यानी कि प्लेन होते हैं, कैसे होते हैं, तो प्लेन होते हैं, प्लेन मिरर मतलब प्लेन ही होंगे, ठीक है। इसे समतल दर्पण कहा जाता है और इस दर्पण की दूसरी सतह पर यानी कि जो सिल्वर दूसरी सतह होती है बैक पॉइंट, इस पर सिल्वर यानी कि पारे का लेप लगाया जाता है। समतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात करें तो सभी लोग जानते हैं इसके उपयोग के बारे में, तो समझते हैं इसका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे बहुदर्शी यानी कि बहुदर्शी एवं परिदर्शी होता है, ठीक है। बहुदर्शी में 2 अथवा 2 से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे के एक निश्चित कोण पर झुके होते हैं, ठीक है, झुके होते हैं ताकि वे एक साथ एक से अधिक वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखा सके। पारदर्शी का पारदर्शी का यहाँ पे देखा जाए तो उपयोग दृष्ट रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट के भिन्न स्तर अथवा दिशा में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। सामान्यतः पनडुब्बियों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करें, उत्तल दर्पण के बारे में, तो देखिए उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो यह गोलीय दर्पण जिसकी वाह सतही उभरी होती है और उत्तल दर्पण कहलाती है, ठीक है, उत्तल दर्पण कहलाती है। और देखा जाए तो इसकी आंतरिक सतह को लेपित पॉलिश किया जाता है और यह दर्पण अंततः आने वाली किरण को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी डाइवर्जेंटिंग मिरर भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये इस प्रकार से होता है, यहाँ पे ये इस प्रकार से होता है, ये मिरर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो जो लेप वगैरह लगाई जाती है सिल्वर की या फिर इसकी, तो ये पीछे की ओर लगाई जाती है और यहाँ पे लाइट पड़ती है तो ये इस प्रकार और इस प्रकार से ऊपर मतलब कि इसकी दिशा जो है कि फैला देता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। और वही सेम चीज़ अगर यहाँ पे उल्टी हो जाएगी और यहाँ पे जो लेप है इस प्रकार से लगाया जाएगा, ठीक है, इस साइड, और लाइट यहाँ पे आएगी तो जो ये लाइट की डायरेक्शन होगा ये कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगी, इस प्रकार से हम ये ऐसे बनता है, ठीक। मतलब कि लाइट को ये एक जगह पर क्या कर देती है, तो एक पॉइंट पर ला करके जोड़ देती है, ठीक है। अब जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो स्कूटर, मोटर कार, बस आदि इत्यादि के पीछे वाहन जो लगे होते हैं यहाँ पे ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रीट लैंप इनका उपयोग किया जाता है क्योंकि इनका जो दृष्टि क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वही उसका उल्टा वाला जो है कॉनकेव मिरर के बारे में बात करें तो ऐसा मिरर मान लीजिए, ऐसा मिरर जिसका परावर्तन पृष्ठ तनाव अंदर की ओर झुका होता है अतः वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है। इसका वाय भाग लेपित होता है, ठीक है, पॉलिश्ड होता है वाय वाला भाग, बाहरी वाला। अवतल दर्पण के उपयोग यहाँ पे देखा जाए तो चिकित्सक होते हैं, दांत वगैरह देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। नाक कान
इस चीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। और जांच के लिए सर्च लाइट, टार्च एवं वाहनों की जो हेडलाइट होती है इसको सोलर कुकर यानी कि सेविंग दर्पण, इन सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है कॉनकेव मिरर का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपका सेविंग मिरर है इसके बारे में बात कर देते हैं। तो ये दूरबीन आदि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। विभिन्न तरंगों की तरंग दैर्घ्य जो पाई जाती है उसके बारे में बात करें। पराबैंगनी जो तरंग होती है, तरंग दैर्घ्य इसकी कितनी होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4460 एंगस्ट्रॉम तक होती है। नीला या फिर जामुनी जो होता है, यहाँ पे जो रंग होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो 4460 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4650 तक होता है। आसमानी यानी ब्लू जो होता है उसके बारे में तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। हरा का, यहाँ पर रेड का अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है। 6200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। मिरर के बारे में पढ़ लिया। और यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ह्यूमन आइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन आइज़ और इससे संबंधित जो डिसीज़ होती है, तो आइज़ के बारे में बात करेंगे। डिसीज़ के बारे में तो बायो में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट रूप से देखने की जो कम से कम मिनिमम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं या फिर अब बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे देखा जाए तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर से पास में रहेगा तो नहीं दिखाई देगा वो। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये सुयोग्य आँख के लिए होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, मिनिमम 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करें, मायोपिया के बारे में, तो देखिए यहाँ पे नज़दीक की वस्तुओं को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता इसमें व्यक्ति, जो आपका निकट दृष्टि दोष है मायोपिया में। ठीक है, यहाँ पे अगर लेंस की बात की जाए तो यहाँ पे लेंस की जो गोलाई होती है वो बढ़ जाती है, फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है, और लेंस की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। इस कारण वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर के रेटिना के आगे बन जाता है। ठीक है, रोग का जो निवारण होता है, ये आपका मायोपिया रोग का निवारण होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस के बारे में यहाँ पे देखा जाए तो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है, वही कॉन्वेक्स मिरर, और माफ कीजिए कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, ये आपका कॉनकेव लेंस होता है, इस प्रकार से होगा तो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो अवतल, इसका प्रयोग किया जाता है कॉनकेव में। ठीक, मतलब कि किसमें, तो मायोपिया में, ध्यान रखेंगे। अब हाइपर मायोपिया के बारे में बात करें तो दूर दृष्टि दोष के बारे में, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, जिसमें लेंस की गोलाई कम हो जाती है, फोकस की दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, और इस रोग के निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो रेटिना के क्या बनता है, तो पीछे बनने लगता है। ठीक है, इसके निवारण के अगर बारे में बात करें तो इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वही सेम चीज़ है। और आगे बढ़े यहाँ पे तो जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया के बारे में बात करें, ये क्या होता है, तो वृद्धावस्था के कारण आंखों की जो सामंजस्य क्षमता होती है वो घट जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे देखा जाए तो व्यक्ति न तो दूर और न तो पास की वस्तुएं देख पाता है। तो रोग निवारण के बारे में बात करें कैसे, तो द्विफोकी लेंस लगता है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक बड़ा सा शीशा है, तो यहाँ पे आपका कॉनकेव लेंस वाला लग जाएगा, और यहाँ पे नीचे कॉन्वेक्स वाला लगता है। ठीक है, तो वही है, दूर के देखने के लिए यहाँ पे कॉनकेव और पास के देखने के लिए कॉन्वेक्स। ठीक, ये आपके प्रेसबायोपिया में होता है, दोनों बाइफोकल लेंस का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दृष्ट वैमनस्य या फिर अभिबिंदुका क्या होती है, स्टिमलाइजेशन के बारे में बात करें हम लोग, तो इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता। इसके निवारण के लिए बेलनाकार यानी कि जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के लेंस आंखों की बीमारी में प्रयोग किए जाते हैं। और ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होता है यानी कि विद्युत धारा होती है, इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं इसको थोड़ा देखिए यहाँ पे। तो देखिए, जो यहाँ पे थोड़ी सी थियरी दी गई इसको देख लेते हैं। किसी चालन में देखा जाए तो विद्युत आवेश जो होता है, इसके प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका जो यूनिट होता है एम्पियर होता है। ठीक है, और ये एक अदिश राशि, तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, एक एम्पियर विद्युत धारा क्या होती है, तो यदि किसी चालक तार 1 एम्पियर यानी कि जो एम्पियर दिखाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका जो अर्थ होता है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं। ठीक है, इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं, तो वो आपका विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिरोध के बारे में बात करें हम लोग यहाँ पे,
तो जो अपोज होता है इसको देख लेते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणु तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं, वही अपोज होता है ये। इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में बात करें, बचपन में सभी लोगों ने पढ़ा होगा 12th 11th में। तो यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है वोल्ट जो होता है तथा यहाँ पे देखा जाए तो प्रवाहित जो धारा होती है एम्पियर हो, तो ओम्स के नियम के अनुसार वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो करंट के, ठीक है, यानी कि प्रवाहित धारा के, या फिर वेलोसिटी, माफ कीजिए, यहाँ पे जो विभवांतर होता है उसके बारे में बात की गई है, विभवांतर के बारे में, वेलोसिटी नहीं, विभवांतर है। और यहाँ पे V इक्वल टू आई आर, ठीक है। यहाँ पे R एक नियतांक है और यहाँ पे देखा जाए तो चालन का प्रतिरोध जो है, ठीक है, अपोज वही है R, ठीक। और आगे बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ये क्या होती है यहाँ पे, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। देखिए, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने के दर को शक्ति कहते हैं और इसका जो यूनिट होता है वाट होता है। अमीटर क्या होता है, तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एमीटर जो है सदैव आपका सीरीज में लगाया जाता है, पैरेलल में नहीं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में किया जाता है, ठीक है, कितना फ्लो हो रहा है करंट, यहाँ पे दोनों के बीच को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इस परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक, समांतर क्रम में, श्रेणी में ये भी लगाया जाता है, माफ कीजिए, समांतर मतलब सीरीज में लगाया जाता है। विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जैसे यह टिन के लिए 75%, शीशा के लिए 37% और मिश्रित धातु का बना होता है। सदैव परिपथ के साथ यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका गलनांक कम होता है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो करंट फ्लो होगा तो ये तुरंत गल के टूट जाएगा, ठीक है। गलनांक देखा जाए तो क्या होता है, तो गलनांक इसका कम होता है, ज़्यादा यहाँ पे हीट होगी तो ये गल जाएगा। गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करें तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उपस्थित बताने वाला यंत्र होता है और इसकी सहायता से 10⁻⁶ एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, ध्यान रखेंगे, 10⁻�6 एम्पियर तक की। ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, ये एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो मतलब कि जो फ्लो ऑफ करंट होता है, मतलब कि करंट जो होता है उसको क्या करता है, तो कम और ज़्यादा कर देता है, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये आपका ट्रांसफार्मर होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पे एसी डायनेमो के बारे में बात करें या फिर जनरेटर जो होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, यह यांत्रिक ऊर्जा जो घूमती है ना, उससे ऊर्जा, जो जनरेटर चलता है तो घूमता है, ठीक है। अब ये घूमता है तो यहाँ पे देखा जाए तो ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा मतलब कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यंत्र है ना, वो जनरेटर यंत्र है, उससे विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसी पे ये कार्य करता है, सभी लोग जानते होंगे। इस मोटर के बारे में अगर आप लोग 12th साइंस पढ़े होंगे तो सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। विद्युत मोटर के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, तो यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब यहाँ पे कोई मोटर, जो पंखा है आपके घर में लगा हुआ, इलेक्ट्रिक आती है तो वहाँ पे जो मोटर लगी होती है वो क्या करती है, तो इलेक्ट्रिक को यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, वो घूमने लगता है, ठीक है। अब वहीं ठीक इसका उल्टा जनरेटर वाला हो जाएगा, उसमें आपका फ्यूल वगैरह डालेंगे तो वो आपका घूमने के बाद करंट फ्लो कराता है और यहाँ पे करंट से ये मोटर चलती है, ठीक है। तो यही है विद्युत मोटर। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। माइक्रोफोन के बारे में, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब थोड़ा और यहाँ पे अगला जो चैप्टर है इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या है, तो नाभिकीय विखंडन तथा संलयन। क्या है, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन के बारे में बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करें, यहाँ से दो ही चीज़ें यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। तो वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिकीय दो भागों में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है और इससे पहले नाभिकीय विखंडन जो होता है फ्यूजन, अमेरिकी वैज्ञानिक यहाँ पे स्ट्रासमैन और
हॉन्ग के द्वारा दिखाया गया था। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की जो बमबारी की थी, उससे पाया था कि यूरेनियम के नाभिकीय 2 खंडों में क्या हो जाते हैं, तो विभाजित हो जाते हैं, फ्यूज़न करते हैं, ठीक है। अब कोई यहाँ पे देखा जाए तो जो न्यूक्लियस वो टूटेगा तो एनर्जी निकलती है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। यूरेनियम के जो यूरेनियम है, इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी की जाएगी तो यूरेनियम के जो नाभिक होते हैं वो 2 भागों में टूट जाएंगे, तो यहाँ पे देखा जाए तो एनर्जी निकलती है, वही है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि चेन रिएक्शन के बारे में बात करें, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे, तो शायद यहाँ पे मिल जाएगा जो संलयन है उसके बारे में। तो जो चेन रिएक्शन होता है उसके बारे में, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम नाभिकीय विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और ये उत्सर्जित जो न्यूट्रॉन होते हैं यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं, और इस प्रकार यूरेनियम के जो नाभिक होते हैं उसको विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। क्या बन जाता है? चेन बन जाता है। इसे ही श्रृंखला को हम लोग क्या करते हैं, तो चेन रिएक्शन बोला जाता है। ये आपका देखा जाए तो कई प्रकार 2 प्रकार की होती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित भी हो सकती है, यहाँ पे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये आपका नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों होती है। अनियंत्रित जो चेन श्रृंखला है उसके बारे में बात करें तो इसमें अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण नाभिक को विखंडन की जो दर होती है 1, 3, 9, 27 ऐसे 3 गुना के हिसाब से चलती है, ठीक है। फलस्वरूप अत्यंत जो ऊर्जा होती है अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है। जो आपका एटम बम होता है उसके बारे में बात करें तो परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, प्लूटोनियम यहाँ पे देखा जाए तो 239 का प्रयोग किया जाता है, और यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य आधारित है। इसके बारे में तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित ये कार्य परमाणु बम वाला, ठीक है, एटम बम वाला। और आगे बात करें तो ये और डेवलप होकर के नाभिकीय संलयन पर कार्य करने लगा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। परमाणु बम का सबसे पहले प्रयोग देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध में किया था। सभी लोग जानते हैं अमेरिका ने लिटिल और फैट बॉय के नाम से यहाँ पे हिरोशिमा पर बम गिरा था 1945 में 6 और 9 अगस्त को, ठीक है। और यहाँ पे नियंत्रित श्रृंखला के बारे में बात करें, जो आपका देखा जाए तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है उसके बारे में, तो यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है जिससे प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इसी से बनती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, या फिर और अन्य जो कार्य किए जाते हैं ये आपको लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु भट्टी में इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में कार्य किया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट के यहाँ पे देखा जाए तो जो रॉड है वो लगे होते हैं, इसको भैया ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को क्या कर देते हैं, तो धीमा कर देते हैं। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ जो होते हैं, कंट्रोल रॉड होते हैं अब ग्रेफाइट वाले, उसके रूप में कैडमियम और बोरान जो छड़ होता है उसका उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिकीय विखंडन के दौरान निकलने वाली 3 न्यूट्रॉन में सबसे आवेशित इन सब चीज़ों को क्या कर लेता है, तो आवेशित कर लेता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग के बारे में बात करें तो इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान इत्यादि में किया जा सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकीय संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं तो वो अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन एक है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का स्क्वायर और एक हाइड्रोजन का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे मिलने के बाद हाइड्रोजन पावर 4 प्लस 1 हाइड्रोजन, माफ कीजिए 1 एन पावर 1 है, और इसके बाद इसमें 17.6 ME बनाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फार्मूले को छोड़ सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त जो ऊर्जा होती है प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकों को संलयित करने के लिए यहाँ पे करीब 10 पावर 8 केल्विन के उच्च ताप और अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। यानी कि ये जो संलयन है ये आपका देखा जाए तो सन में होता है, ठीक है। सूर्य और तारे के बारे में बात की गई। सूर्य एवं तारों के प्राप्त जो ऊर्जा होती है ये नाभिकीय संलयन के कारण ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बम के बारे में बात की गई, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक ने 1952 में किया था, और यह नाभिकीय
फ्यूज संलयन पर कार्य करता है, ठीक है। और ये बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होता है, ठीक। अब यहाँ पे परमाणु बम था, अब यहाँ पे क्या आ गया है तो भैया, तो हाइड्रोजन बम आ गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। ये जो साइंस की टॉपिक थी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बचा है मिसलेनियस, इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे देखा जाए तो मिसलेनियस में क्या मिल जाएगा, भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी 1808 ईस्वी में। परमाणु संरचना स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा जाए तो नील बोहर और रदरफोर्ड के द्वारा 1913 में बनाई गई थी। और थोड़ा आगे बढ़ें तो गति विषयक नियम जो होते हैं न्यूटन 1687। रेडियो एक्टिविता ये आपका हेनरी बेकरल 1896। रेडियम की खोज यहाँ पे मैडम क्यूरी के द्वारा 1898 में की गई थी। और यहाँ पे रिलेटिव सापेक्षिकता जो रिलेटिव सिद्धांत थियरी है ये आपका आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी 1905 ईस्वी में, ठीक है। और आगे बात करें हम लोग यहाँ पे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है यहाँ पे माइकल फैराडे के द्वारा 1831 में किया है। रमन इफेक्ट ध्यान रखिएगा सीवी रमन के द्वारा 1928 में किया गया है। इनको भी यहाँ पे इसके लिए नोबेल मिला था। यहाँ पे एक्स जो किरण होती है विलियम रॉन्टजन के द्वारा की गई है। और 1895 में क्वांटम सिद्धांत जो है मैक्स और प्लांक के द्वारा की गई थी 1900 में, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव और यहाँ पे विद्युत आकर्षण के नियम, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है सभी लोग जानते हैं आइंस्टीन के द्वारा 1905 में। और यहाँ पे विद्युत आकर्षण के जो नियम है कूलम्ब के द्वारा 1779 में किए गए थे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसको देखेंगे। तैरने का जो नियम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया तो नाभिकीय रिएक्टर के बारे में तो एनरिको फर्मी 1942 में। बेता बेता बेतार का तार मार्कोनी यहाँ पे देखा जाए तो 1901 में, ठीक है। यहाँ पे मात्रक और यहाँ पे देखा जाए तो मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। 1 इंच के बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट के बराबर सभी लोग जानते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को याद भी होंगी, ठीक है। तो इसको पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घन फुट यहाँ पे देखा जाए तो ये ऐसे केवल बच्चों वाली चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। हाँ, मील का अगर आप लोग याद करना चाहें तो 1 मील में कितना होता है तो 5280 फीट होता है, इसको ध्यान रखते हैं। माप तौल के विभिन्न जो मात्रक होते हैं, लंबाई का मात्रक यहाँ पे मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, हम लोगों ने ऊपर सब देख भी लिया है, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर में, ज्योति फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो कैंडुलम मापा जाता है, ठीक है। फोर्स न्यूटन में, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ जो ऐसी चीज़ें नई लगेंगी या फिर एग्जाम में आएंगी उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे यहाँ जो सरफेस टेंशन है यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर में मापा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सभी लोगों को पता होगी। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक कौन है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो बैरोमीटर जो बनाया था किसने बनाया था तो टोरसेली ने बनाया था, ई टोरसेली ने। ये इटली के हैं, 1644 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। विद्युत बैटरी की खोज यहाँ पे अलेसांड्रो वोल्टा के द्वारा की गई थी। वोल्टा से याद करिएगा, ठीक है। इटली के थे, 1800 में खोजी गई है। 22 की खोज इसकी की गई थी मैकमिलन के द्वारा, स्कॉटलैंड के हैं ये, 1839 में। टायर की खोज यहाँ पे डनलप के द्वारा ब्रिटेन के हैं, 1888 में की गई थी। और कंप्यूटर की खोज पूछ लेता है चार्ल्स वेबर, सभी लोगों को याद भी होगा। कार वगैरह के बारे में तो नहीं पूछेगा यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं, घड़ी के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई सिंग वो किसके द्वारा तो लियांग सैन के द्वारा, चीन के हैं ये, 1725 ईस्वी में खोजी गई थी भैया, बहुत पहले ही, ठीक है। जो पेंडुलम वाली गाड़ी होती है क्रिश्चियन ह्यूगेज के द्वारा नीदरलैंड के हैं, 1656 में ही खोजा गया था। डायनेमो के बारे में ध्यान रखिएगा, माइकल फैराडे इंग्लैंड के हैं, 1831। और यहाँ पे और कुछ यहाँ पे लाउड स्पीकर देख लीजिएगा, हेरिस 60 के द्वारा ब्रिटेन के हैं, 1900 में इसकी खोज की गई थी। सेफ्टी पिन वगैरह तो नहीं पूछेगा कभी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें रखने वाली है ना ये सारी चीज़ें, इसका जब हम लोग रिवीजन करेंगे पिक के माध्यम से तो वहाँ से ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सब जगह डाल दूंगा। आप लोग अगर देखना चाहें तो ये केवल रखने वाली चीज़ें फैक्ट से संबंधित है। और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं बता देता जरूर, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कुछ और आगे मिल जाए। वही देखिए, उपकरण आविष्कार देश और यहाँ पे वर्ष दे रखा है, सेम चीज़ वही। बहुत सारी चीज़ों के आविष्कार के बारे में कितना रटेंगे आप लोग, ठीक है। इसको रट लीजिएगा। लास्ट का एक पन्ना यहाँ पे देखा जाए तो इसको मैं छोड़ रहा, और इसकी जो पिक के द्वारा रिवीजन करवाया जाएगा ना तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी जाएंगी, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो यहाँ पे फिजिक्स का लेक्चर है ना वो कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है कि
2 ढाई 3 घंटे लगे होंगे, आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा। और हम लोग अगले दिन इसमें केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में बायो कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप लोग चाहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं तीनों को कंपाइल करके वीडियो एक में प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को आराम से देखिए। इम्पोर्टेंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।